अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टॉकिंग विद मुनीब रहमान। बहुत अरसे बाद दोबारा वीडियो डालने की कोशिश इसलिए की कि हमारे जितने भी अच्छे अच्छे मशवरा देने वाले जो हमारे सीनियर, हमारे बड़े, बुज़ुर्ग तो नहीं बोलूँगा क्योंकि ऑफेंड हो जाते हैं बाज़ औक़ात लोग बुज़ुर्ग बोलने से, लेकिन उम्र में, तजुर्बे में, सियासत की नॉलेज रखने में, हालात की नॉलेज रखने में, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो बाज़ औक़ात न्यूज़ तक पहुंच भी नहीं पाती, लेकिन इनको बहुत पहले से चीज़ें खबर चल जाती है पता। तो उनको ढूंढ के लाने में, उनको बिठाने में अपने साथ थोड़ा सा वक्त लग गया। और वो वक्त इसलिए लग गया क्योंकि मौसूफ साहब जो है ना थोड़े से बिज़ी इसमें थे कि वो मेरे ख़्याल से शायद मैं जब थोड़े दिन बाद सोशल मीडिया खोलूँ, एक वीडियो मुझे दिखे, मैं बोलूँ ये आदमी को क्या हो गया है, इतना अच्छा हमारा भाई है, इतना अच्छा हमारा दोस्त है, ये बिला वजह रेहान तारिक की टीमों वाली सस्ती कॉपी बनने की कोशिश क्यों कर रहा है। तो आज के पॉडकास्ट में जल्दी से हम वेलकम करते हैं अली रज़ा भाई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं मुनीब साहब, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा अच्छा तमीद बानी आपने, और उसके बाद आपने एंड में आके जो शरारत की है उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं इसका भी जवाब दूंगा। पहले हम आगाज़ कर लेते हैं, देखते हैं आप क्या सवाल रख कर लेकर आएँ। सर सवाल तो हमारे बड़े मासूमाना वाले हैं, वसीम बदामी नहीं हम, लेकिन सवाल मासूमाना वाले हैं कि आपने अपनी ज़िंदगी का सफ़र इस इंडस्ट्री में कैसे शुरू किया और कहाँ से शुरू किया? इंटर में थोड़े से अच्छे मार्क्स आ गए थे मुनीब साहब, तो अप्लाइड केमिस्ट्री में हमारा एडमिशन हो गया। अप्लाइड केमिस्ट्री में एडमिशन हो गया, एक साल जैसे ही हमने गुजारा तो हमें ये अंदाज़ा हो गया था कि अगर हम जैसे तैसे करके भी अप्लाइड केमिस्ट्री के इस डिपार्टमेंट से फ़ारिग तहसील हो भी जाते हैं ना, तो कम से कम इंतहाई घटिया केमिस्ट बनेंगे, जो अपना तो खाना ख़राब करेंगे। जिस इंडस्ट्री के अंदर जाएंगे केमिस्ट्री की, तो उधर भी खाना ख़राब करेंगे। तो हमारे टीचर ने बोला, भाई तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल्स थोड़ी सी बेहतर हैं, तुम तकरीरें करते हो, तो तुम क्यों नहीं मैथ्स कम्युनिकेशन की तरफ या इस वाली फील्ड की तरफ जाते हो। तो घर में बिना बताए, क्योंकि रुझान ये होता है कि अच्छे नंबर आएँ तो अच्छे डिपार्टमेंट में आपका होना चाहिए, और अच्छे डिपार्टमेंट वही हैं जिसकी अच्छी परसेंटेज या बड़े परसेंटेज पर हो। बच्चे की स्किल्स क्या, अक्सर वालिदैन ये नहीं देखते। तो मैंने ये हरकत ये कर दी थी कि मैंने बिना बताया मैथ्स कम्युनिकेशन में एडमिशन ले लिया, वहाँ से मतलब क्विट कर दिया। जब मेरे घर वालों को पता चला तो मेरे घर वालों ने, ये क्या हरकत की है तुमने। बस वो सफ़र वहाँ से आगाज़ हुआ, मैथ्स ये कम्युनिकेशन। मेरे ख्याल से वो वाला दौर होगा ना जिसमें मीडिया की फील्ड को तो घर वाले और आज खानदान भी वाले लोग नहीं बहुत बोलते, आज भी लोग बहुत कहते हैं ये क्या बुरा काम। समझते थे कि ये क्या कर रहे हो तुम, हमारी इज्जत और नफ्स को बर्बाद कर दोगे। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे ही समझते हैं। नहीं, वो तो ये कहते हैं यार ये है क्या, ये फील्ड क्या है, इसमें करते क्या है, ये कैसे होते हैं, ये कोई नौकरी है। आधे से ज़्यादा लोग तो इसके ऊपर भी जो है वो हुआ है, मगर हमने थोड़ा बहुत ही सही अपना उस फील्ड में गए। मैथ्स कम्युनिकेशन, कराची यूनिवर्सिटी, वहाँ से आगाज़ करते करते कहीं इंटर्नशिप की, कहीं लगे, और इस तरह आगाज़ करते गए। आज हम एक शो कर रहे हैं, रोड शो, कुछ प्रोग्राम्स भी किए हैं, और पॉडकास्ट वगैरह वाला भी सिलसिला जो हम कर रहे हैं। पॉडकास्ट पे तो अभी हम आते हैं ना, आपकी पॉडकास्ट तो आपकी वो यूं चल रही है ना कि ये कैसे किया आपने। तो ये कैसे किया से याद आया, अभी रिसेंटली आपने किसी एक अपने गेस्ट को बुला के और उसको आपने कुत्ता बोल दिया। यार ये क्या मतलब? नहीं, मैंने कुत्ता नहीं बोला यार। नहीं, मैं बताऊँ, मैं बताऊँ, मैं ये मेहमान तो मुझे मेहमान है ना, मेहमान तो वो हिंदू जबान में बोले तो मेहमान तो मेहमान है। मैं आपकी बात मान रहा हूँ। आप यूसुफ पठान की बात करें, लेट रिसेंट जो मेरा पॉडकास्ट हुआ है, मैं टिकटॉक कम्युनिटी को बुला रहा हूँ, और मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम लग रहा है कि आप उनको बुला कर शर्मिंदा कर रहे हैं, उनकी तौहीन कर रहे हैं, उनकी तजलील कर रहे हैं। जबकि मैं एक नुक्ता नज़र ये पेश कर रहा हूँ कि जनाब, जो वो काम कर रहे हैं उनकी कमेंट सेक्शन उठाइए और पढ़ लीजिए एक दफ़ा कि लोग उनको किस तरह मुखातिब कर रहे हैं। बेशतर ऐसे टिकटॉकर हैं। और अगर इन मौसूफ की बात करूँ, जिन्होंने मुझे बड़ी धमकियाँ भी लगाई, मैं कोर्ट में घसीटूंगा तुम्हें और ये वो करूँगा, मैंने क्या बोला, मैंने कमेंट सेक्शन से उठाई चीज़ें, और मैंने बोला यार आपके कमेंट सेक्शन में ये बातें कर रहे हैं लोग। भाई मैंने क्या बोला, मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने कहा आप जिस तरह ज़बान निकालते हैं, उस पर बड़ी बड़ी मीम्स बनी हैं, उसके ऊपर मुख्तलिफ सोशल मीडिया, वो वलीद आदम एक इंस्टाग्रामर है, वो उसने बड़ा उसके ऊपर एक वीडियो बनाया, आखिर में उसने कहा भाई अली रज़ा सही तो कह रहा है। तो कहने का मकसद, मैंने एक सवाल किया, उस पर वो भड़क गए कि आप मुझे कुत्ता क्यों कह रहे हैं। मैंने कहा, मैंने सवाल किया था,
अच्छा हुआ मुझे इसमें एक मौक़िफ़ देने का अपना मौका मिल गया। मैंने कहा जिस अंदाज़ में आप ज़बान निकाल कर वीडियोज़ बना रहे हैं, लोगों को ये लगता है कि परवरदिगार ने आपको इंसान बनाया है। आप इंसान को छोड़कर, इंसानों वाली हरकतें छोड़कर आप ये कुत्ते वाली हरकतें कर रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये आपके सोशल मीडिया जिनके लिए आप वीडियोज़ बना रहे हैं, उनकी तरफ से रद्द-ए-अमल आ रहा है। उस पर वो भड़क गए। तो फिर उन्होंने एक बात बोली, फिर मैंने लुकमा दिया। मैंने कहा अगर आपको लगता है ये कुत्ते वाली चीज़ जो है वो गलत है तो आप ख़त्म कर दें। आप क्यों बार बार कुत्ता? अब मैं बार बार उसको बोल रहा हूँ कि मैं नहीं कह रहा, ये देखें वो एक मैं नहीं कुत्ता, मैं कह रहा हूँ आवाम कुत्ता कुत्ता कर रही है। पश्तो में समझाने की कोशिश की थी, नहीं उर्दू में वो चीज़ समझना आ रही नहीं, मैंने उनको बड़े अच्छे अंदाज में समझाने की कोशिश की थी कि देखिए यार मैं कुछ नहीं कह रहा, यहाँ पर कमेंट सेक्शन में ना ये लोग कह रहे हैं, बस उस पर वो भड़क गए। अच्छा फिर देखिए मेरा ज़र्फ भी देखे, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की फिर क्या भड़के नहीं, आप पॉडकास्ट कंप्लीट कर लें, इसको हम ठीक है देख लेते हैं। मगर उसके बाद उन्होंने मोबाइल निकाला, वीडियोस बनाना शुरू कर दी। तुम रेहान तारिक बन रहे हो, वो वहीं से निकली है, अब सब पीछे पड़ गए जी। मैं कोई कह रहा है कराची का रेहान तारिक आजकल ज्यादा चल रहा है ना कि वो बस वो यूं करके और यूं करके। रेहान तारिक या पॉडकास्ट नहीं भी करता था ना, उससे पहले मैं अपना स्टूडियो लेकर अपना बहुत पहले की बता रहा हूँ, तब से कर रहा हूँ पॉडकास्ट। ये मैं फैक्ट बता रहा हूँ, मैं कंपटीशन नहीं करता। रेहान तारिक का अपना एक स्टाइल है, अपने हर जर्नलिस्ट का एक अपना एक सिलसिला होता है। हमारा एक अपना एक सिलसिला है। हम मैं ये नहीं कह रहा कि रेहान तारिक क्या कर रहा है। एक इंटरव्यू अब कह के यार कोई कह के जी किसी भी एंकर को तुम शाहजेब खानज़ादा बनने की क्यों कोशिश करो या तुम फलाना, तो मैं इसको रद्द करता हूँ। मैं समझता हूँ कि हमारा अपना एक स्टाइल है और मेरा जो स्टाइल है वो एक अरसे से सबको पता है और वही स्टाइल मैं अपने पॉडकास्ट के अंदर भी रख रहा हूँ। सर असल में होता ये है कि बहुत सारे लोग ना आपको बहुत प्रॉपर्ली जानते नहीं है। हाँ, लोग आपको पहचानते उस तरह से नहीं है जैसे नहीं, तुम तो जानते, तुमने भी टीमों बोल दिया ना, सोशल मीडिया तुमने भी हरामीपन कर दिया ना, तुमने भी हरामीपन कर दिया कि आप कल मेरे ऊपर केस तो नहीं कराएंगे ना? नहीं मैं केस नहीं करा, मैं केस वेस नहीं कराता, क्योंकि आपकी 3-4 वीडियोस मेरे सामने आई। पहले एक कोई सिंगर या रैपर था शायद, उसने इंस्टाग्राम पे आपके खिलाफ वीडियो डाली, उसके बाद फिर ये वाला टिकटॉक वाला केस आया, उससे पहले भी 2-4 आ चुके हैं, 2-4 चीजें आई। तो एक साथ ना वो लाइन से जब एक चीज आपके सामने आ रही हो ना, सर ये तो अभी आ गई ना, बन जाती है चीज कि हाँ यार ये चल रहा है। ये तो चले थोड़ा बहुत सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस है। हमें कौन कौन से इदारों ने लीगल नोटिस नहीं भेजे जब हम रिपोर्टिंग कर रहे थे? हमें कौन कौन से बड़े बड़े अस्पतालों की तरफ से लीगल नोटिस आए हैं? हमें पता नहीं किन किन सियासतदानों की तरफ से लीगल नोटिस आए। तो ये तो लीगल नोटिस, ये वो दरखास्तें लगनी हमारे खिलाफ, ये तो हिस्सा है हमारे काम का। क्योंकि हमारा काम कोई माजरत के साथ ये पॉडकास्ट से नहीं करे ना आप नोट, ये तो पॉडकास्ट आज शुरू किया, इससे पहले हमने क्राइम रिपोर्टिंग की है। अब क्राइम की एक खबर हम दे रहे हैं तो एक खबर किसी के हक में जा रही है मुनीफ साहब और एक किसी के खिलाफ जा रही है। तो रोजाना एक खबर दे रहे हैं हम, रोजाना एक खबर दे रे तो जिसके हक में जा रही है वो तो दोस्त बन जाएगा, मगर जिसके खिलाफ जा रही है वो दुश्मन बनेगा। तो ये समझ लीजिए रोजाना एक खबर दे रहे हैं तो महीने के 30 दिन है, तो रोजाना एक दोस्त और दुश्मन बना रहे हैं हम। तो जो दोस्त है वो खैर करेगा, मगर जो दुश्मन है वो कहीं ना कहीं सोच के बैठा होगा कि यार कभी भी मौका मिले तो निपटाएंगे। तो हम भी कभी मौका नहीं दे रहे, या तो ये मामला है या क्या मामला है, बहरहाल ये तो हिस्सा है इस काम का। मौका देना नहीं चाहिए। असल में मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी पुराने लोग हैं ना इंडस्ट्री के, जो थोड़े अरसे, हाँ कायदे आजम का बना लो तुम, मुझे कायदे आजम के दौर मैं का। खुद भी पुराना भाई, मुझे भी 12 साल हो गए फील्ड के अंदर, ठीक है। हम लोगों ने जिस टाइम पे टिकटॉक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया को अच्छे तरीके से अडॉप्ट करके यूज करना चाहिए था ना, हमने नहीं किया। हम बैकग्राउंड पे पसे पर्दा रह के अपने काम करते रहे। अब अगर हम लोगों को नजर आते हैं ना तो वो लोग समझते हैं यार इसको फेम चाहिए, इसको वो चाहिए। भाई हमने वो वक्त और वो लोगों के साथ वक्त गुजारा हुआ है कि लोग तसव्वुर नहीं कर सकते उस चीज़ों का। ऐसा ही मैं तुम्हें एक बड़ी स्टोरी बताऊं कि क्लिफ्टन, मुझे पहली क्राइम रिपोर्टिंग कैसे मिली, मैं वो वाक़या बताता हूँ। मैं 24 न्यूज़ चैनल में था और मेरी एक तकलीफ दे रूटीन थी जो कि मेरे ऑफिस वालों ने लगाई थी, कुछ मोहसिन लोगों ने, कि मुझे रोज़ाना मौसम का हाल बताना है। तो मैं रोज़ाना सीव्यू जाता था, रोज़ाना बताता था आज महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का दर्जा हरारत फ़लाना फ़लाना ये रहेगा, अबरालूद रहेगा और फ़लाना फ़लाना। मेरी ये रोज़ाना की रूटीन थी जो मैंने कम से कम मुनीफ साहब 1 साल से ज़्यादा अरसे की है कि सुबह 8 बजे आना है, DSNG लेके जानी है, सीव्यू पे खड़ा होना है। और 1 साल तक सोचें किसी को आप सिर्फ इस पे लगा देंगे एक महकमा मौसमियात का आपने रूटीन देना है। उस दिन इतवार का दिन था, मुझे शौक़ था क्राइम का। मैं कहता था मुझे एक मौका दे दो क्राइम के अंदर, मुझे आने दो। मैं कहता था अपने बॉसेस से, मैं अपने ब्यूरो चीफ से उस वक्त के, मैं कहता था यार आप मुझे मौका तो दें, मौका ही देने। इधर तो मौका तो आपको लेना पड़ता है, छीनना पड़ता है। अगर सर मैं क्राइम रिपोर्टिंग कर सकता हूँ, आप मौका तो दें।
वो कहते थे नहीं भाई तुम शहर का सिर्फ वो महकमे मौसमियात का ना वो मौसम का हाल बताओ। मैंने कहा अच्छा। इतवार का दिन था, एक बंदा आया बाइक पे, उसने कहा भाई वो सामने ना गोलियां मारी हैं वो सीवीओ के उधर उस तरफ ना। मैंने कहा अच्छा। मैंने DSNG बंद कराई, मैं लेके चला गया। वो वन ऑफ द मोस्ट वायरल केस पहला मेरा ज़िंदगी का मीडिया इंडस्ट्री का बना कि जब मैं वहाँ गया तो वहाँ एक बड़ा मशहूर है बर्नी आटोज़ वाला था, बड़ा कराची का एक पॉपुलर डेंटर है, उसके बेटे ने एक बच्चे को गोलियां मारी थी। तो जब हम गए वहाँ DSNG लेके, सबसे पहले मैं था इतवार का 8 बजे सुबह पहुँचा, तो वहाँ DHA के और पुलिस और इनके सिक्योरिटी वाले और एक गाड़ी खड़ी हुई है, उसके पीछे 2 लैक्सस गाड़ियाँ खड़ी हैं बड़ी बड़ी, और गन शॉट हुआ हुआ है। और वहाँ पर वो हुआ। जैसे ही हम वहाँ पर गए तो मैंने अपने कैमरामैन से बोला, मैंने कहा देखो हमें नहीं पता कि कौन है सामने, कौन है, ये शवाहिद मिटा रहे हैं या नहीं है। उस वक्त हम इस तरह सोचते थे, कैमरा नहीं रोकना, क्या पता ये रोकें, हमें नहीं पता ना कौन है उस जगह पे। हम जैसे ही उतरे वो गालियाँ शुरू, वो लड़के बॉयज जिनकी फैमिली, अब हमें उस वक्त नहीं पता, हम समझ रहे शवाहिद मिटा रहे हैं। भाई उन्होंने हम पर हमला कर दिया, गाली गलोच, तुम्हारे मीडिया वालों की ऐसी की तैसी। मैंने देखा कैमरामैन ने बेचारे ने कैमरा रखा, वो लड़ना शुरू हो गया। मैंने अपने मोबाइल से फ़ौरन फुटेज बनाई। सबसे पहले ना मैंने कहा आप जी गाली नहीं दे, और मैंने फुटेज बना ली। वो फुटेज इतनी वायरल हुई कि उस वक्त कोई मिलियन के करीब मेरे पास गई। उस रात शाहजेब खानज़ादा ने उस स्टोरी को उठाया, शहर का हर क्राइम रिपोर्टर उसके ऊपर डिटेल लेने लगा। और 1 महीने के बाद उस रात, मतलब सुबह से ये चीज़ें शुरू हुई थी, और रात में मुनीब वज़ीर दाखिला उस वक्त थे गालिबन एक अनवर सियाल साहब और फैसल वाडा, ये सब रात में वहाँ खड़े हुए थे। पूरा एक पुलिस और नफरी बंदा गिरफ्तार हो गया जिसने मारा था। उसकी स्टोरी क्योंकि मैं पहले मौजूद था, मैं चीज़ें फ़ौरन निकाल के दे रहा था। क्राइम से मेरा कोई वास्ता नहीं था, बस मैं निकाल के दे रहा था। उसके बयान ले लिए, इसके बयान ले लिए। रात में 1 महीने के लिए वो ट्रैक जो सीवीयू का था ना, वो इस नाचीज़ की वजह से बंद हो गया था। वरना खबर यही चलती कि गनशॉट, एक जांबाज ख़त्म। उस वक्त पैर पहुंचने के बाद हमला हुआ, वो एक पैनिक हुआ, बहुत सारी चीज़ें चली। तो उसके बाद तो उन्होंने कहा भाई अब तुम क्राइम रिपोर्टिंग कर सकते हो, कर लो। वहाँ से मुझे क्राइम रिपोर्टिंग करनी। रखा तो आपको ये मिला ना मौका, वरना आप 8 बजे क्राइम रिपोर्टिंग। मुनीब रगड़ा तो हमने जिंदगी के वो खाए ना, ओ हो कमाल के रगड़े खाए हैं। फर्स्ट न्यूज़पेपर भी आपने कोई बनाया अकेले? कराची यूनिवर्सिटी में एक नौजवान खड़ा हुआ, उसने अकेले अपने दम पे एक न्यूज़पेपर चलाया, साथ में मुखालिफ एक और पार्टी भी न्यूज़पेपर चला रही थी। नहीं, मुखालिफ नहीं थी वो, इस्लामी जमीयत तलबा थी। इस्लामी जमीयत तलबा जामिया कराची में आज भी वो अखबार जामिया निकालते हैं, और एक अच्छा इनिशिएटिव है, और वो स्टूडेंट्स के मसाइल में लिखते हैं, और एक अच्छी काविश है, मैं ये समझता हूँ। उस वक्त मैंने ये देखा कि हम टीचर के बारे में मैं अक्सर कहता था जरा सर प्रैक्टिकल कराची यूनिवर्सिटी के अंदर ना, क्योंकि हम ज़्यादा देखते हैं थ्योरी ज़्यादा होती है, प्रैक्टिकल उस तरह आपको नहीं पढ़ाया जा रहा होता। जो निसाब है वो भी बड़ा तवील है, उसके ऊपर भी हमने बड़ी एक स्ट्रगल की थी, उस पर गवर्नर साहब ने उस वक्त नोटिस लिया था। तो मैंने ऐसे टीचर से पूछा, उन्होंने कहा यार तुम्हें ज़्यादा शौक है, अपना अखबार निकाल लो। मैंने कहा सर ठीक है मैं निकाल लेता हूँ, अच्छी चीज़ है। वो बड़े अच्छे सर थे हमारे, बड़े मैं टीचर्स की बड़ी इज्जत करता हूँ, उन्होंने तो बड़ा हमें सिखाया है। उन्होंने भी मजाक से बोला था, मैं भी चला गया, मैं जाके मजाक को सीरियस ले लिया। मैंने कहा यार पैसे नहीं है, मसला क्या आया, ये एडिट कैसे होता है, ये पेपर कहाँ से मिलेगा, मैं लग गया इसके पीछे। सबसे पहले A4 साइज़ पेपर होता है ना, जो A4 साइज़ पेपर, उससे मैंने आगाज़ किया, उस पर मैंने कंटेंट डालना शुरू किया, एक बंदे से एडिट कराया, पहले वो मैंने बांटना शुरू किया। मैंने कहा इसको बड़ा भी कर सकते हैं। फिर मुझे किसी ने बताया भाई 5 चले जाए, ये 3 दिगर रोड, वहाँ पे ये बंदा बैठता है। फिर एक कामरान साहब है, उसने मुझे बोला यार वो एडिटर मेरा भाई है चौहान, उसके बाद चले जाओ। करते करते सीन ये हुआ मुनीब साहब कि वो तो मैंने पता कर लिया कि ये एडिट करेंगे, ये थोड़े से पैसे लेंगे, ये पेपर दे देंगे मुझे, ये थोड़ी सी कॉस्ट आएगी। कॉस्ट नहीं थी मेरे पास, तो असल चीज थी कि उसको करना कैसे है जी, कर तो लेंगे हम। एंटरप्रेन्योरशिप आपके अंदर नोट कैसे लेकर आएंगे ना, एक लोअर मिडिल क्लास की फैमिलीज के बच्चे होते हैं ना कराची यूनिवर्सिटी में, तो हम भी उसी बैकग्राउंड से हैं। तो जैसे ही हम वहाँ गए तो हमने कहा यार करना तो है, कैसे करें। तो मेरे पास एक आइडिया आया, मैंने क्या किया कि मैंने एक डोनेशन बॉक्स कराची यूनिवर्सिटी मैथ्स कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के बिल्कुल कॉर्नर में कैंटीन बनी होती थी, अब्दुल भाई होते थे। मैंने अब्दुल भाई से रिक्वेस्ट की, मैंने कहा मैं एक डोनेशन बॉक्स रख रहा हूँ, और यहाँ पर सिर्फ मैं एक उस पर लिख दिया सिंपल हाथ से कि भाई मैं ये करना चाहता हूँ, मैं दिमाग मेरे पास पैसे नहीं है, तो अगर आप इधर 1 रुपये मतलब पेप्सी खरीदें या कोई चिप्स खरीदें या टॉफ़ी खरीदें, चलो तो 1 रुपये उसमें से बचे तो मेरे डब्बे में डाल दें, इससे मैं ये निकालने में कामयाब हो जाऊँगा। ये मैंने किया मुनीब साहब, खुदा की कसम लोगों ने डालना शुरू कर दिया, मेरे पैसे आना शुरू हो गए, मैंने वहाँ पैसे देना शुरू किया, और अखबार पहला निकाला, झलकियाँ नाम था उस वक्त, मैं स्टूडेंट्स की एक्टिविटीज़ उसमें डालता था।
हाँ, उसको थोड़ा मैंने लेफ्टिस्ट अप्रोच या ये कह लें कि थोड़ा सा लिबरल फॉर्म में रखा था। मैंने चे गेवेरा की हिस्ट्री डाली, मैंने मलाला यूसुफ की चीज़ें डाली उसके अंदर, थोड़ा सा इस फॉर्मेट के अंदर लेकर आया और मैं खुद जाके वो बांटता था। और मज़े की बात, जो लोग जानते हैं, मैंने मजीद होटल जो है ना, मजीद होटल में जाके कराची यूनिवर्सिटी में वो अखबार जो है फ्री ऑफ कॉस्ट बांटा है। तो ये किया है, थिएटर्स, ये माइनॉरिटीज़ के ऊपर जो है वो इस तरह की चीज़ें, तो इसके ऊपर तो हमने कराची यूनिवर्सिटी के, अगर मेरे अभी भी बहुत सारे पास आउट स्टूडेंट्स हैं, वो इस बात की वो करेंगे, मैं लिटरली 10-10 रुपए में बेचता था वो अखबार खड़े होकर। मैं मुनीब, मैं तुम्हें फैक्ट बता रहा हूँ, कराची यूनिवर्सिटी के अंदर बैग टांगा हुआ है, मैं 10-10 रुपए अपने स्टूडेंट मुझे 10 रुपए दो, 10 रुपए दो, लिटरली मैं अखबार निकाला, ये बेच, मुझे वो खरीद। मैं पागल आदमी इस मामले में, मैं कहता था 10 रुपए, और लिटरली स्टूडेंट देते, कहते यार अली रज़ा भाई आप क्या पागल वाली हरकतें करना शुरू कर देते। मैं कहता हूँ मेरा है ना, मैंने सर को भी दिया, मैंने कहा सर। वो कितने अरसे चला आपने? थोड़े ही अरसे चला था, फिर मैं जॉब पे लग गया मुनीब, और मेरे जॉब ख्याल की बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है ना आपकी। फर्स्ट इंटर्नशिप कैसे मिली अली रज़ा साहब को? फर्स्ट इंटर्नशिप कैसे मिली? ये एक बड़ा मौमा है। बड़ा नहीं, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी, क्योंकि जब हम अखबार, मुझे आज भी याद है, मुझे किसी ने बोला कि यार तुम्हारी K21 न्यूज़ चैनल पहला आ रहा था, तो उनको चाहिए था कोई एजुकेशन रिपोर्टर, बाकी तो उन्होंने सारे हायर कर लिए थे। तो उन्होंने कहा भाई अब्बास नकवी साहब होते हैं, तो अब्बास नकवी साहब से आप मिल लें, आजकल वो BBC और एक्सप्रेस ट्रिब्यून के साथ मुंसलिक हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तो वो उस वक्त उधर के ब्यूरो चीफ थे। उन्होंने कहा भाई अब्बास नकवी साहब से मिल लें, तो ये आपका जो है ना इंटरव्यू ले लेंगे। मैंने कहा सर आप छोड़ देना इंटरव्यू करवाएं, आप सिर्फ इंटरव्यू करवाएं ना, छोड़ दें, मैं तो नौकरी थोड़ी मांग रहा हूँ। मैंने कभी नहीं बोला मुझे नौकरी दो, मैं कह रहा हूँ सर जो देने वाला है ना उसके सामने मुझे सिर्फ बिठाएं। मैं हमेशा ये कहता था मेरे नसीब में होगी मैं ले लूंगा, मेरे नहीं होगी मैं नहीं लूंगा। अब्बास साहब ने कहा आ जाओ बेटा। नहीं, भरोसे की बात नहीं है ना। मैंने कहा यार एक दफा दूंगा तो एक बंदे को तो कायल करूंगा। सही बात भाई, एक बंदे को 10 बंदों को 9 बंदों को नहीं कर पाया, 10 में से बात है ना कि आजकल लोग सोच रहे होते हैं यार कैसे करेंगे कैसे करें। अरे हिम्मत तो करो, हिम्मत करो, हिम्मत रिजेक्ट ही होगे ना, बस उससे ज्यादा क्या होना है। भाई मैं सोचता था कि जितनी रिजेक्शन होगी ना वही मोटिवेशन होगी, क्योंकि मैं इसके ऊपर मेरी पूरी थॉट्स हैं भाई, ये ऐसे ही नहीं हुआ। मैं गया तो अब्बास भाई बैठे हुए, अब्बास भाई कह रहे हैं, वो कंप्यूटर रखा हुआ खुला हुआ, मेरा इंटरव्यू चल रहा है, भाई वो ये बताओ कि हमें एजुकेशन रिपोर्टर चाहिए, तो कितने स्कूल हैं कितने कॉलेजेस हैं ना। तो भाई यूनिवर्सिटी का बच्चा, उसको नहीं पता होगा। तो मेरा दिमाग चल रहा था उस वक्त। मैंने कहा अब्बास भाई एक बात बताऊं, ये गूगल खुला हुआ है ना, इसमें आप लिखोगे ना कितने स्कूल कराची फलाना, ये पूरी दुनिया के बता देगा। मैंने कहा आज का इमाम है ये। ठीक है सर गूगल, मुझसे सर आप मेरी काबिलियत का इम्तिहान लें, मैं पास नहीं कर पाऊँ, मैं आपसे पैसे भी नहीं मांग रहा, आप मुझे रखो 15 दिन चेक करो, अगर मैं आपके समझ में नहीं निकाल देना मुझे। अखबार में मैंने कहा सर ये अखबार मैंने निकाला, सर मैंने ये किया, इस तरह कर करके 2-4 और बातें इस तरह की हुई। तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा तुम आ जाओ एजुकेशन रिपोर्टर। पहली एजुकेशन रिपोर्टिंग, मुझे नहीं पता था ये एजुकेशन रिपोर्टिंग कैसे करनी है, इत्तेफाक से चंद दिनों के अंदर ही शहर की सबसे बड़ी खबर निकालने में मैं कामयाब हो गया। और वो खबर ये थी जो मैं आपके सामने रखूंगा, और वो उस वक्त के सारे एजुकेशन रिपोर्टर, आज भी एजुकेशन रिपोर्टर हैं वो इस चीज़ को सेकंड करेंगे। वाकई में वो शहर की सबसे बड़ी खबर बन गई थी। वो सबसे बड़ी खबर ये बनी थी कि एक बहुत बड़ा, आप ये समझ लें, एक बहुत बड़ी स्कूल चेन है जिसके पूरे पाकिस्तान भर में स्कूल है। उस वक्त 600 ब्रांचेस थी, जो मैंने उस वक्त कैलकुलेट की थी। पुरानी बात है यार कितने साल, 10 साल पुरानी है, 8-9 साल पुरानी तो कम से कम ये बात होगी। तो कम से कम 1200 तो हो गई होंगी, कम से कम 1200 हो गई होंगी। उस 600 स्कूल चेन, और बहुत नामी ग्रामी बच्चों को, लोगों की ख्वाहिश है कि उस स्कूल में पढ़ा जाए। उस स्कूल में पाकिस्तान स्टडीज़ की किताब आती है। इस किताब के अंदर पाकिस्तान का एक नक्शा होता है, जिसके अंदर कश्मीर को भारत के साथ हिस्सा डिक्लेयर कर दिया जाता है, और उसको हम जैसे करते हैं ना, ये तो हमारा क्या फाइनली कश्मीर ले गया था। मकबूजा के साथ हमारा वाला भी उधर किताबों में उन्होंने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। 600 ब्रांचेस, समझ लो कितने बच्चों को वो किताब पढ़ाई जा रही है। मैं लेकर आया तो मेरे ऑफिस वालों ने बोला भाई इसका मौकिफ तो लेकर आओ, मौकिफ के बारे थोड़ी खबर जाएंगे। अब एक नया लड़का आया है इंटर्नी, उसको कैसे पता चले कि कौन मौकिफ देगा, क्या, कोई राब्ता नहीं, कोई फोन नहीं। खैर मैं पहुंचता गूगल को सारा लगा कर जो है वो कहीं ना कहीं पहुंचा। मुझे कहा सर 1 मिनट दे दें, मेरे वो मोबाइल कैमरा भी नहीं, वो कैमरा भी नहीं था, वो वाला जो टीवी वाला होता है। मैंने कहा सर ये क्या है सर, कितनी किताबें? उन्होंने कहा हमारी सैकड़ों की तादाद में किताबें हैं, वो हम खुद छापते हैं, अब तो छप गई और अब तो नहीं हो सकता ये वापस, ये तो लाखों नहीं करोड़ों रुपए की किताबें छप गई हैं। ठीक है हम नेक्स्ट टाइम नहीं छापेंगे। उन्होंने एक टका सा जवाब दिया, उनके सीनियर डायरेक्टर थे। मैंने कहा सर यही बात आप मुझे रिकॉर्ड कर देंगे प्लीज़?
कोई मसला नहीं, मैं कुछ नहीं कर रहा, आप बस मुझे रिकॉर्ड। मैंने कहा या अल्लाह ये मौक़िफ़ दे दे बस। उसने हाँ हाँ क्यों नहीं, आप करें रिकॉर्ड करें मेरा ये मौक़िफ़। मैंने कहा थैंक यू सर। मैंने कहा सर ठक बताएं। उस दिन मुनीब मुझे पता चला था कि हालत क्या हुई कि जब वो मैंने उसका मौक़िफ़ लिया, उन्होंने एक तरफ ये कहा और मैंने बीपर में बोला, मैंने कहा ये अली गिलानी और दीगर मुजाहिदीन कुर्बानियाँ दे रहे हैं पाकिस्तान और इस मकबूजा कश्मीर के लिए, इतनी जानें कुर्बान कर रहे हैं। पूरे दुनिया के अंदर एक मसला बना हुआ है, यहाँ पर हमारे सबसे बड़ी स्कूल चेन जो है वो ये चला रही है कि पाकिस्तान जो कश्मीर है वो इंडिया और इसका हिस्सा है। तो मैंने कहा ये कौन सा तरीका है, ये स्कूल चेन कौन है। और वो बड़ा बीपर तो उस पर उस वक्त के कमिश्नर सिद्दीकी साहब थे, इदारे इतने सारे एक्टिव हुए कि वो समझ लें कि उस वक्त उनको पूरी किताबें, उनको कम से कम करोड़ों रुपए का उसमें नुकसान हुआ हुआ। तो ये एक बड़ा मज़े का इंटरेस्टिंग वाक़यात हुए थे। तो उसके बाद जो गुड्डी चढ़ी है मुनीब साहब, तो उसके बाद तो चढ़ी रही है माशाल्लाह से ना, तो वो रुके नहीं, हम भी दौड़ रहे हैं। तो आप तो चढ़े पे चढ़े जा रहे हैं ना। कुछ आपके पास वो फ्यूचर की मुस्तकबिल की चीजें और खबरें भी होती है ना, कब मोदी कब हटेगा इंडिया से। मैं आपको बताऊं ना, ट्रम्प कब जा रहा है ये बताएं आप। कौन सी चिड़िया, कौन सा डब्बा है आपके पास? भाई थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, थोड़ी सी कैलकुलेशन, थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन, थोड़ी सी आप गैदर करें। क्योंकि मेरी एक आदत थी, जब मैं क्राइम रिपोर्टिंग करता था ना, तो मैं क्राइम के साथ पॉलिटिकल बीट पे कैसे घुसता था। मैं ऐसे घुसता था कि अगर क्राइम रिपोर्टिंग, मिसाल के तौर पे लैपटाबाद में कोई वाकया हुआ है ना, कोई बंदा मर गया, तो मेरा क्राइम रिपोर्टर क्या करता है, सिर्फ फोन करता है किसको, एसएचओ को, डीएसपी को, एसपी को, एसएसपी को या डीआईजी को, और उसके ऊपर से उससे मुंसलिक जो इन्फॉर्मेशन है ना मुनीब साहब वो ले लेता है। ठीक है, मैं क्या करता था, मैं वो भी करता था, वो तो मैं करता था फलाना भाई एसएचओ था, अभी क्या वाकया है उसकी डिटेल देने, उधर के हल्के के एमपीए का निकालता था नंबर सबसे पहले। एक वक्त ये हुआ कि मुझे ये तक पता चल गया था भाई फलाना का एमपी ये है, इसकी जुरिस्डिक्शन ये है। वो बंदे मर रहे हैं सर, डकैती हो रही है, आपने क्या मौके दिया। मैं खामोखा उसको फोन करता था, फलाना। उससे क्या हुआ, मेरी कोऑर्डिनेशन शुरू हो गई। आज की तारीख में मतलब हर एमपी एमएलए जाना शुरू हो गया। फिर मेरी बात समझ रहे हैं। अब कर मैं क्राइम ना हूँ, अब मैं पॉलिटिकल में इस तरह घुस गया। फिर मैं पॉलिटिकल में घुसना, फिर एमपी एमएलए, फिर कभी हमारी बीट तो नहीं है एमपी या किसी नहीं थी उस वक्त तक, तो अगर मैं उसके असाइनमेंट्स पे जाता था तो हाँ हाँ इस तरह होना शुरू हो गया। तो इस तरह फिर हमने कहा यार कुछ कुछ का सब कुछ और सब कुछ का कुछ कुछ आपको पता होना चाहिए। ये वही वाली बात है ना कि आपको जितनी हसल होती है आप उतना फिर उसको कैच करते हो। ऐसा ही है कि भाई मुझे जितनी जुस्तजू है, मैं जितना सीखना चाहूंगा मैं उतना सीखूंगा, कोई मुझे रोक नहीं सकता। आग है, ये आग होनी चाहिए। ये आग नहीं है ना, अगर आपके पास कोई भी फील्ड में चले हैं कुछ नहीं, और ये अगर आग आपके अंदर है ना और ये बुझ नहीं रही हो, आप कह रहे हो अभी तो कुछ किया ही नहीं है यार मुनीब, अभी आपके अंदर ये जब होगा ना मामला कि अभी तो अली रजा कुछ भी नहीं किया, अभी तो बड़ी लंबी रेस। इतनी बड़ी बड़ी खबरें तो आपने दी। 1 साल पहले आपने पिंकी का पूरा केस, पूरा वाकया, पूरा सब कुछ नशर किया, सारी चीजें की। जो पिंकी का आज केस चल रहा है ना, ये मैंने 1 साल पहले क्या 3 साल पहले से, डॉक्टर नुमा का एक केस हुआ था उससे पहले से मैं चिल्ला रहा था। रिकॉर्ड का हिस्सा मैंने प्रॉपर पॉडकास्ट दिया। फिर एक दिन मैं चिल्लाता था, मैं कहता था भाई इनको क्यों नहीं पकड़ रहे, ये शाह फहद कौन है, इनको क्यों नहीं पकड़ रहे, ये ट्रिपल ए वाला कौन है, इसको क्यों नहीं पकड़ रहे, ये पिंकी कौन है, क्यों नहीं पकड़ रहे, ये असलम पीरा कौन है, ये जो है ये बलूचिस्तान में बैठ के हब के अंदर ये 4-5 लोग कौन हैं, ये औरतें कौन हैं, ये लड़कियां कौन है, ये बच्चियां कौन है, शीशा कैफे में ये कौन बैठे हैं। लिटरली भाई मैं सिर्फ रिपोर्टिंग नहीं करता, फैक्ट बता रहा हूँ, ये अफसरान बताएंगे। मैं इतनी उंगली करता था ना रोजाना की बुनियाद पे कि सर ये कब अरेस्ट होगी, ये कब होगा, ये कब होगा। और आज भी जो हमारे अफसरान के ग्रुप रहने में, मैं आज भी उधर कुछ ना कुछ उल्टी सीधी बातें लिख देता हूँ जिसपे बहुत सारे लोग नाराज भी होते हैं, बट मैं क्या करूँ। हुआ ये कि मैंने पिंकी का बताया, मैंने कहा भाई आप कुछ नहीं करें, आपको ये कोकेन वगैरह ये खत्म करनी है ना, और यकीन करो मुनीब वो पॉडकास्ट उठा लो, एमएम न्यूज के अंदर हुआ था। उस पॉडकास्ट के अंदर जो जो बातें मैंने बोली ना, आज पूरा पाकिस्तान वो बात कर रहा है। मैंने पता क्या बोला था, मैं तो कह रहा हूँ रिकॉर्ड का हिस्सा है ना, मैं पीछे जाके नहीं मेरी नजर से वो गुजरा, मैं तो मुझे याद थे, मैं कोई हटा नहीं सकता ना। जाके देख लो 11 महीने पहले मैं बोल रहा था हुक्मरानों ये इसको कोकेन को रोक लो, तुम्हारे घरों के अंदर आएगी ये। आज बताएं पूरा पाकिस्तान इसी के ऊपर बातें कर रहा है। मैं जिन जिन के नाम ले रहा था वो ड्रग लॉर्ड्स, मैं जिन जिन के नाम ले रहा था, ये पूरा रिकॉर्ड का हिस्सा है। मैंने कहा जाओ लाहौर से पकड़ लो, आज पूरा दुनिया कह रही है कि जी कराची से नहीं लाहौर से पकड़ा था। मैं नहीं कह रहा, पूरा मीडिया कह रहा है। मैंने ये बताया इनको कि शीशा कैफेज के जरिए, बाद शीशा कैफेज के अंदर आपके प्लांटेड लोग हैं जो कोकेन को ले लें। आपका क्लिफ्टन डिफेंस के अंदर जो है बाकायदा तौर पे गेस्ट हाउसेज और पूरे के अंदर इस तरह के पूरा एक नेक्सस है जहां पर ये कोकेन चल रही है। आपका जो पॉलिटिकल एलीट है, आपका जो तबका है शोबिज इंडस्ट्री का, वो इसके अंदर बहुत बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। फिर दूसरी बात कि भाई जिस तरह दीगर चीजें आपकी रियल नहीं मिल रही ना, उसमें 2 नंबरी है। आप फल उठाओ वो आपको 2 नंबर मिल रहा है, 1 नंबर नहीं मिल रहा।
आप सब्जी उठाओ, आपको वो 1 नंबर नहीं मिल रही। भाईजान नशा भी आपको 1 नंबर नहीं मिल रहा, मेरी बात समझो। नशे में भी तो बात हो रही है है ना, इसकी एक बहुत बड़ी, अभी तो कुछ अब जितना मीडिया पे चला है ना 2% भी नहीं है, मैं दावा कर रहा हूँ। एक क्राइम कितना आपके एनालिस्ट के हिसाब से कितना अरसा चलेगा, क्या होने वाला है? क्योंकि अभी मैं 2 दिन पहले देख रहा था, या तो ये छूट जाएगी तो रेट बढ़ जाएंगे, या इसको मार के साइड पे कर देंगे। इस तरह की कुछ न्यूज चल रही थी, पता नहीं किसकी वीडियो थी, मेरे सामने से गुजरी थी। की औकात क्या है? मैंने तो उसको बोला पिंकी, ये अनमोल और पिंकी क्यों बोलते हो? मैं फेसबुक पे लिखा, मैंने कहा अनमोल और बंगन लिखो, कौन सा नेक काम किया इसने? बच्चों को खराब किया, नस्लें तबाह बर्बाद कर रहे हैं ये। भाईजान जिस तरह आप आज फूड पांडा को कोई ऑर्डर करे और जिस तरह डिलीवरी हो जाती है ना, आप मुझे बताएं, मैं आपको यहाँ पे कौन सी ड्रग चाहिए, मैं आपको यहाँ पे ले आकर कोई सी नहीं चाहिए, क्योंकि इतने पैसे कमाते हैं। बताएं कि कौन सी चीज चाहिए, मैं एक फोन कॉल करूंगा यहाँ पर आएगी। ये मैं दावा कर रहा हूँ आपको, इतनी ही ओपनली मिल रही है सारी चीजें। आपने गुटखा पाबंदी पे अदालती अहकामात पर पाबंदी लगाई, हर जगह चल रहा है। वो जो 50 रुपए और 100 रुपए में मिल जाता था, 200 250 रुपए मिल रहा है। फर्क ये हुआ, वो शीशा कैफे जिस पे आपने अदालती पाबंदी लगाई, हर जगह ऐसे खुल रहा है जैसे कोई मसला नहीं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, साउथ के अंदर जो शीशा कैफे चल रहे हैं उनके ऊपर क्यों नहीं रिस्ट्रिक्शन चल रही? ये एक बहुत बड़ी सोर्स बन रही है, आपको नहीं पता। ये जो गडाप के अंदर, ये जो सुपर हाईवे के ऊपर, ये जो डिफेंस क्लिफ्टन के अंदर छोटे छोटे फार्म हाउसेज और ये सिलसिला चल रहा है, इसको क्यों नहीं रोका जा रहा? ये मैं कह रहा हूँ, ये गेस्ट हाउसेज कौन से वो बड़े बड़े नामी ग्रामी गेस्ट हाउसेज है जिसके अंदर बाकायदा तौर पे कोक और मुख्तलिफ मंशियात बाकायदा तौर पे बताएं क्या चाहिए वो दिया जाता है। ये मैं नहीं कह रहा सर, आप ही के इदारे बता रहे हैं। ये तो बहुत, आप क्यों नहीं काम कर रहे? मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं। बहुत इजी नहीं है। आप ऐसी गूगल पे लिखे हैं मसाज पार्लर्स के नाम पे जो सारी डिफेंस के अंदर गंदगियां चल रही हैं, हर किसी को एक्सेस मिल रहा है, हर कुछ है। तो ये मतलब इजीली कोई नॉर्मल बंदा भी जा सकता है, तो पुलिस क्यों नहीं जा रही? सर पुलिस इसलिए नहीं जा रही क्योंकि बात सीधी है कि फिर बहुत बुरा लगता है कि एक पूरा सिलसिला हफ्ते का, और हफ्ता बहुत ठीक ठाक उठता है। डिफेंस क्लिफ्टन के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उसके पीछे बहुत बड़े बड़े जो कहते हैं ना कि जी वो थाना इतने में बिकता है, वो थाना इतने में बिकता है, तो वो इसी तरह बिकता है कि उधर ऑर्गेनाइज क्राइम की सरपरस्ती की जाती है और उस सरपरस्ती के बाद उससे पैसे लिए जाते हैं और फिर खुली छूट दे दी जाती है। अरे आज आप इसको तो छोड़ दें यार, आज कौन सी चीज़ आपको करनी है शहर के अंदर आप कर सकते हैं, आपका पैसा होना चाहिए बस। आप मुझे बताएं आपको क्या करना है, यहाँ पे आप कर सकते हैं, आपका पैसा होना चाहिए। हमारे पास नहीं है ना पैसा, क्या करें? मसला यही है ना, आम आदमी सफर कर रहा है। हम तो सिर्फ इस चीज से डर रहे हैं कि हमने रॉन्ग में गाड़ी खड़ी कर दी तो पुलिस हमें वो भेज देगी, सीट बेल्ट नहीं लगाई तो हमारा चालान कट जाएगा। ये एक यंग सियासतदान था, मैंने ये बात भी बोली थी, मैंने कहा एक यंग सियासतदान ने अपनी बर्थडे पार्टीज के अंदर उसने पोल पर जैसे कहते हैं ना नीम बनाना लड़कियां, तो वो भी कोई बैनुल अक़वामी या गैर मुल्की लड़कियां मंगवाई, 2 पोल के ऊपर उनको नचवाना शुरू किया। कौन सा ब्यूरोक्रेट उस पार्टी के अंदर नहीं था मुझे बताएं, कौन सा सियासतदान उनके बच्चे नहीं थे मुझे बताएं। मैंने उस पॉडकास्ट में ये बोला था, मैंने कहा मुझे बताएं ना, ये इतना नॉर्मल है। अगर मसला होता है, एक सियासतदान है उसको मसला होता है ना यार, कल को ये बातें कहीं मीडिया पे लीक हो सकती हैं, 10 जगह जा सकती हैं, वीडियोज आई ना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। तो कल को जब उसने कहीं ना कहीं ये बता दिया ना जी कल्चर है जी, कोई मसला नहीं है, ये उसके अंदर क्या कुछ उतरा, बड़ी चीज़ें हैं। तो जब यंग सियासतदान का ये कल्चर बता रहे हैं, उधर सारे लोग आ रहे हैं और पार्टी हो रही, तो बर्थडे पार्टी तो इस तरह बनाई जाती है, हमें ये बताया जा रहा है और हमें बताया ये कल्चर है। वो बहुत बड़ी सियासी जमात के एक यंग जो है नौजवान फेस है, और अभी इलेक्शन लड़ रहे थे, उनको टिकट मिला था, पार्टी ने दिया था। सिंध सूबाई सतह की मैं बात कर रहा हूँ भाई, ये नहीं है कि गली मोहल्ले की कोई पार्टी है। तो उनका एक यंग फेस जो है वो इस तरह पार्टियां मनाता है और लोग आते, कोई मसला नहीं, अपनी बर्थडे पार्टी। तो भाई ये कल्चर है ना, फिर मुझे बताएं वहाँ कौन कौन से मिनिस्टर्स के बच्चे नहीं थे, वहाँ कौन कौन से उनके रिश्तेदार और वो नहीं थे, लोग नहीं थे, ब्यूरोक्रेट नहीं थे। तो ये तो नॉर्मल कल्चर है ना, फिर हम यही बोलेंगे, फिर कौन रोकेगा? पीछे बाहर गाड़ियाँ जिनकी प्रोटोकॉल दे रही थी, अंदर ये सब कुछ चल रहा था। ये तो वही है ना कि गरीब की शादी में तो पुलिस मोबाइल जाके 12 बजे सब कुछ बंद कराने खड़ी हो जाती है, और अमीर की अगर शादी हो, गरीब के लिए, अमीर की शादी हो तो बाहर 4 मोबाइलें उसकी सिक्योरिटी के लिए खड़ी होती है। मेरा इस अशराफिया के तबके से लड़ाई क्या है, सिर्फ ये है कि भाई अगर तुम कर रहे हो ना ये अय्याशियां, तुम लोगों ने करोड़ों करोड़ों रुपए की लगाई हुई है, सारे मामला तुमने, और गरीब को तुम बुनियादी जरूरत देने के लिए जो है वो नहीं खड़े हो रहे, और कोई तुमसे पूछने वाला भी नहीं है। बदकिस्मती है ना कि कोई तहकीकाती इदारा नहीं है जो पूछ सके कि भाई करोड़ों रुपए की करप्शन हो रही है, कोई तो पूछे, कोई बताए, अपनी वो दे कि यार ये हमने कर दिया, ये हमने काम कर लिया, ये चीजें हमने कर ली। कोई बताने वाला नहीं है, कोई करने वाला नहीं है, खुली छूट है सूबे के अंदर। तो सबको जिसका दिल चाहता है जो करना है, पैसे देने वाले बनो तुम,
पैसे देने वाले मतलब इस मुल्क में आप इतना पैसा कमा लो कि या तो आप 2 नंबरियां खुल के कर सको या फिर आप जो है ना गरीबों की तरह मारो। की बात मैं करूं भाई, इस तरह नहीं होता। इस सूबे के अंदर, सूबे सिंध के अंदर बहुत खुली छूट है माफियाज को। मैं तो ये कह रहा हूं, मैं तो खुली छूट छोड़ो, मैं तो ये कह रहा हूं शहर माफिया चला रहा है, ये मेरा दावा है और मैं साबित कर सकता हूं। कोई भी बड़ा अफसर बैठ जाए, आप देखें, एंटी इंक्रोचमेंट का नाम मैं आपको बताऊं, मैं आपको सिंपल सी मिसाल दे रहा हूं ना। आप कराची शहर के अंदर घूमते हो, बच्चे को भी ये बात मिसाल समझ में आ जाएगी। कोई बड़ी लॉजिक नहीं है, सिंपल सी लॉजिक में मैं आपको ये समझा दूंगा शहर माफिया कैसे चला रहा है। आप निकलो अपने गली मोहल्ले के अंदर, निकल के विजिट कर लो पूरे कराची का, 2 घंटे से घूमो, इधर से शुरू हो, पूरे गलियों में देखो तो आपको पतारे माफिया नजर आएगा। बिल्कुल लीज पे जाके नजर आ रहा हूँ पतारे माफिया। आपको यकीन नहीं होगा, टीएमसी 25-26 है, उनके अलग इंक्रोचमेंट्स हैं, केडीए की अलग एंटी इंक्रोचमेंट है, एक एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स बनाई हुई है माशाल्लाह से, केएमसी की अपनी एंटी इंक्रोचमेंट है, 10 इदारे हैं 36, उनकी अपनी अपनी एंटी इंक्रोचमेंट। तनख्वाहें हमारे टैक्स के पैसे तो जा रही हैं यार, सबकी एंटी इंक्रोचमेंट। और तुम शहर में देख लो, सारी इंक्रोचमेंट हुई हुई है, सारे बाजार आपको, आप चल नहीं सकते, गुजर नहीं सकते सड़कों से। आप मुझे वो इदारा बताएं, मैं बताऊंगा वो काम ही वो कर रहा है जो उसका काम नहीं है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पर आ जाए आप, शहर के अंदर कंक्रीट का जंगल बना रहे हैं, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है। मेरा मुंह जब खुलता है मैं खुद से डरता हूँ कभी कभी, क्योंकि मैं बहुत मैं भी बहुत डरता हूँ। हाँ, मुझे बात ये है कि मैं अपने आप से डरता हूँ। मैं इन माफिया से मुझे डर ही नहीं लगता, मेरे दिल के अंदर खौफ ही पैदा नहीं होता, मैं क्या करूँ? मेरे दिल के अंदर खौफ ही पैदा नहीं होता इन माफियाज के लिए, मैं क्या करूँ? नहीं खैर, माफियाज के लिए तो खौफ होना भी नहीं चाहिए, लेकिन बस यहाँ वो वाला भी मसला है ना अली भाई, कि आपने ज्यादा बोला तो ये ज्यादा क्यों बोल रहा है, ये नहीं बोल रहा तो ये बोल क्यों नहीं रहा, ये कम बोल रहा है तो ये कम क्यों बोल रहा है। तो हर चीज का आप कितने लोगों के साथ कहाँ तक आप जाके लड़ोगे भाई? मैं बताऊँ ना यार मुनीब, सिस्टम को खत्म करना पड़ेगा इस सूबे के अंदर से। अगर आप चाहते हैं कि कराची और कराची के साथ ये पूरा सूबा और पूरा पाकिस्तान तरक्की करे, तो इधर जो सिस्टम चल रहा है ना कि हर एक इदारे के साथ एक सिस्टम कनेक्ट है। असल डीजी वो है, असल अफसर वो है, उससे मिलोगे सारे काम हो जाएंगे, बाकी ये सारे डमी बैठे हुए। ये कॉन्सेप्ट खत्म होना चाहिए। अगर सीएम चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह साहब है, तो मुराद अली शाह चीफ मिनिस्टर अपने आप को वो जाहिर भी करे प्रैक्टिकली, उसका एक मैसेज चले तो नीचे ग्राउंड पे होना शुरू हो। ये ना हो कि सिस्टम कोई और चला रहा हो और सीएम साहब उसी तरह नीचे अफसरान आ जाए, उसी तरह दीगर इदारे आ जाए। मुझे बताएं, कराची को छोड़ देना, मैं किसी और जगह नहीं बोल रहा, मंशियात यहाँ खुलेआम चल रही है, इंक्रोचमेंट यहाँ हो रही है, कंक्रीट का जंगल यहाँ हो रहा है, अस्पतालों के अंदर आप चले जाएं, आपका क्या हाल है, तालीमी सूरत हाल आपके सरकारी स्कूलों कॉलेजेस की क्या हाल है। आप किसी से भी इंटरव्यू करते हो फिर बोले कुछ भी नहीं हो रहा, तो मैं सीएम सिंध से मुराद अली शाह साहब से पूछना चाहूंगा ना, एक दफा ग्राउंड चेक लेना सर। या तो आपकी चल नहीं रही, या आपको पता है और आपने खामोशी इख्तियार की हुई है। फिर लोग अगर आपको नाअहल बोलेंगे तो आपको बुरा लगेगा। नहीं तो उन बेचारों के पास भी तो बहुत सारी मिनिस्ट्रियां हैं ना, खाली एक चीफ मिनिस्टर थोड़ी है वो। सर मैं कह रहा हूँ सूबे के बड़े आप हैं, सही है, सूबे के बड़े आप हैं, तो सवाल कहीं ना कहीं आप अगर इख्तियार रखेंगे तो आज नहीं ऊपर परवरदिगार आपसे कम से कम एहतसाब तो करेगा ना, आपसे सवाल तो रखेगा, आपको ताकत दी थी, इख्तियार दिया था। चीफ मिनिस्टर साहब क्या किया आपने बतौर चीफ मिनिस्ट्री? आपने क्या किया? आपने बताया कि यहाँ पर स्कूलों के अंदर जो है गधे बने होते हैं, घोड़े बने होते हैं, अस्तबल बनाया हुआ आपने, बच्चों के अंदर, बच्चे स्कूल से बाहर हैं, सरकारी तालीमी इदारे का ये हाल है कि वहां पर आपका निज़ाम इतना खराब है कि आप अपने बच्चों को डाल नहीं सकते। आप जैसे 10,000 सैकड़ों तादाद जो लाखों है वो प्राइवेट स्कूल्स में जा रही है, तो एक तरफ मुझसे टैक्स भी लिया जा रहा है, एक तरफ सरकारी तालीमी निज़ाम का एक जाल भी बिछा हुआ है, दूसरी तरफ मेरे ऊपर इजाफी बोझ है, किसका? सिर्फ तालीम के ऊपर। दूसरी तरफ आ जाए सेहत के ऊपर, मेरे नाम पर तो बड़े अस्पताल, क्लिनिक्स वगैरह सब बने हुए, फंड भी आ रहा है, बजट भी आ रहा है, वो कहाँ जा रहा है क्या नहीं, उसके ऊपर आप अस्पताल में दिखाते सरकारी अस्पताल में निज़ाम इतना खराब है कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैं एनआईसी वीडियो अपने वालिद साहब के इलाज के लिए गया था, जिसके ऊपर इस्लामाबाद में जाके बिलावल साहब ने जो है वो तकरीरें की थी। मैं विक्टिम हूं सबसे बड़ा कि मुझे कितने धक्के खाने पड़े। ऐसा जर्नलिस्ट मैंने फोन कराए, किस शहर की बड़ी बड़ी शख्सियात से फोन कराने के बाद भी जिस तरह मैं रुसवा हूं कि 4 दिन तक चक्कर खाटता रहा हूं। तो मुझे बताएं कि जब मुझे ग्राउंड पे इस तरह की सहूलत मिलेगी नहीं, मैं परेशान हो जाऊंगा, तो एक आम आदमी का क्या है? मैं तो एक जनरल बात कर रहा हूं, सिंपल। वो इजाफी बोझ आपके ऊपर आ रहा है, सिक्योरिटी लो तो आपके पास गार्ड रखने पड़ रहे हैं यार, वो इजाफी बोझ आपके पास है। मतलब कोई एक चीज दे दो ना। आप कह रहे हो कराची पूरे पाकिस्तान को चला रहा है, एक तो मुझे इस लफ्ज से चिढ़ हो गई है यार, चढ़ा रहा है तो शहर के लोग, बसने वालों को कुछ तो दे दो।
दिया दे दो, तालीम दे दो, सिक्योरिटी दे दो यार, कुछ तो दे दो। दिया हुआ तो है। क्या दिया हुआ? यूनिवर्सिटी रोड खराब दिया हुआ है। हाँ, टेंशनें दी हुई हैं। लाइट आपके घर में कितने घंटे जाती है? मेरे घर में तो तकरीबन 8 से 10 घंटे नहीं होती लाइट। गैस की अलग से टाइमिंग बन गई है, दिन में 4 दफा अलग से जा रही है। मैं गैस का बिल अलग भरता हूँ, सिलेंडर अलग डलवाता हूँ, एज इट इज बिजली का बिल मैं अलग भरता हूँ, सोलर पैनल की प्लेटें अलग लगवाता हूँ, बैटरी अलग लगवाता हूँ। कहाँ जाए? ये सब कह रहे खुद कर रहे हैं हम, और फिर हमसे बोल रहे सरकार टैक्स, सरकार। अरे तो फिर ये जो काम हमें नहीं मिल रहे तो ये वजारतें कम से कम बंद कर दो। अच्छा ये नहीं कर सकते, सब बड़े मजे की बात है यार। बिजली का भी निजाम इस शहर के अंदर, एक तो पूरे पाकिस्तान में जो रेट है, कराची के साथ एक अलग लतीफे आपको सुनाई देंगे, उधर एक अलग। ये 300 से ऊपर गया तो आपका बिल इतना हो गया। ठीक है, एक तो ये मजे की बात। दूसरा, इस शहर के अंदर चोरी नहीं रोक रही के इलेक्ट्रिक। हाँ यार आप जो बिल भर रहे हो वो कहते हैं जी फलाना फलाना, एक तरीके कार इन्होंने निकाला हुआ है कि जी वो एडजस्ट कर रहे हैं जी, वो उसका बर्डन, वो एवरेज पे जा रहा है। चोर खुलेआम घूम रहा है, उसका बोर्ड भी आपके ऊपर आ रहा है, आपको पता है ये बात। आप देखो सरजानी जाओ, आपको कुंडे की तादाद नजर आएगी। आप जाओ महमूदाबाद में, तो प्रोग्राम्स करता हूँ मैं, तो सड़कों पे मुझे तो लोग बताते हैं, इंटरव्यू, तस्वीरें, वीडियोस भेजते हैं। आप जाएं कराची का सर्वे लेने, कच्ची आबादियों के अंदर आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा चोरी किस तरह है। वो बिल ही नहीं भरते भाई, 4 कुंडे उनके पास, लाइट नहीं जाती चल रही है, सारी चीजें चल रही है, पानी चोरी हो रहा है। तो यार मेरा दिल लुकड़ा है कि अगर, या तो मुझे बताओ मैं माफिया बनता हूँ, मुझे सिस्टम मजबूर कर रहा है, यहाँ का निजाम मजबूर कर रहा है कि तुम भाई शरीफ रहोगे तो तुम्हारी धज्जियां उड़ा दी जाएंगी, तुम भी इस सिस्टम के अंदर आओ। एक तरफ ये धक्का मार रहा है सिस्टम, मुझे इधर का निजाम मुझे ये मजबूर कर रहा है कि तुम भी माफिया का एक कारिंदा बनो और लड़ो झगड़ो और ये सारी चीजें करो, तो तुम्हें कुछ जाके इंसाफ मिल जाएगा। अदरवाइज अगर तुम ये नहीं करते तो भाई तुम्हारा हाल ये होगा, तुम्हें इजाफी बिल्स भी भरने पड़ेंगे, तुम्हें चोरी डकैतियां भी तुम्हारे साथ होंगी, तुम्हें अस्पताल भी नहीं मिलेंगे, तुम्हें सरकारी तालीम इदारे भी तुम्हारे बच्चों के लिए बंद कर दिए जाएंगे, और जो हो सकेगा तुम कर लो, तुम पे मुस्कुराहट करेंगे। क्या हो गया? आपका मजाक उड़ाया जाएगा। इस शहर के साथ नाइंसाफी हो रही है। अच्छा ये सिर्फ किसी खास कम्युनिटी के साथ नहीं हो रही, बराबरी सबके साथ है। यहाँ का पठान भी परेशान है, यहाँ का पंजाबी भी परेशान है, यहाँ का सिंधी भी परेशान है, यहाँ का बलोच भी परेशान है। आप लियारी के अंदर जाके देखें क्या तमाशा हुआ है। ना पानी दे रहे हैं आप, ना बिजली दे रहे हैं आप, ना आप कोई बुनियादी सहूलत दे रहे हैं। सड़कें वहां पर टूटी फूटी हैं, लोग गटर का गंदा पानी जो है वो पीने में मजबूर हो रहे हैं। आप लियारी को ठीक कर देते यार, आप लियारी को ठीक नहीं कर पाए। बड़े बड़े बजट जो है वो आप एलोकेट कर रहे हैं, बड़े बड़े बजट आप लगा रहे हैं, लियारी आपसे आप तक ठीक नहीं हो सका। आप कराची की बातें छोड़ दें। ये कराची तो बहुत खूबसूरत है ना, सिर्फ मुर्तजा वहाब साहब की प्रोफाइल पे। मैं सही बता रहा हूँ, बहुत तकलीफ दे, बहुत नाजुक टॉपिक छेड़ दिया मैंने। ये पॉडकास्ट किया मैंने, अभी रिसेंट पॉडकास्ट किया मैंने मुर्तजा भाई इकबाल ने। आप भाई आप समझो बात को। मैंने कहा आप मेयर कराची होने का कैसे दावा कर सकते हैं? लिटरली मैंने पूछा। मैंने कहा कैंटोनमेंट आपके पास नहीं है, ठीक है, रेलवे की लैंड ओनिंग एजेंसी है, फेडरल की है, वो आपके पास नहीं है। रेलवे की एक बहुत बड़ी जो है पोर्ट्स हैं, दीगर फेडरल के इदारे हैं यार, थोड़े से फिर टाउन में आपका इख्तियार नहीं है। 26 टाउन है, जो अंदरूनी गलियों की बात होती है उस पर पूरी सारी करने की जिम्मेदारी टाउन्स की है। फिर कहने को मेयर कराची है। मेरी बात समझ। फिर यूनिवर्सिटी रोड पे मैंने पूछा सवाल, मैंने कहा सर फर्स्ट सेमेस्टर में जो बच्चा गया था ना वो पास आउट होके निकल भी गया, ये यूनिवर्सिटी रोड नहीं बन पाई। ये मैंने कहा ये पीछा करेगी सर, ये आपकी हुकूमतों का पीछा करेगी, ये आपको छोड़ेगी नहीं, ये पीछा करेगी। आज नहीं, ये कल तक, परसों, सालों तक ये आपका यूनिवर्सिटी रोड पीछा करेगी। मेरी बात याद रखिएगा। मैंने एक और सवाल किया, मैंने कहा सर वो ठेकेदार गलत है यार, जहांगीर रोड 3 दफा बनानी पड़ती है। यूनिवर्सिटी रोड का तो इनसे मेरे ख्याल से प्लान शायद कोई गुम हो गया, या जो जिसके दिमाग में सारा पैटर्न था वो बंदा कहीं गए है। देखें अदालत के अंदर गया ना वो ठेकेदार, वो कह रहा है भाई कमीशन मांगते थे मुझसे, कमीशन नहीं देते थे। आप लाख आप बोले, इनको असल पता ही नहीं है कि बन क्या रहा है, इनको बन क्या रहा है यूनिवर्सिटी रोड पे, इनको ये नहीं पता मेरे ख्याल से। आप कितना गुजर होता है यूनिवर्सिटी रोड से? मेरा तो बहुत यूनिवर्सिटी रोड होता है ना। आपने कभी गौर करके देखा कि ये बन क्या रहा है, इसका आउटपुट आएगा क्या, नजर क्या आएगा? मुझे ऐसा फील होता है जिस दिन ये बनेगा ना उसके 1 महीने बाद ये दोबारा टूट के फिर से बनना शुरू होगा, क्योंकि ये बोलेंगे गलत बन गया है। मजे की बात बताऊं, यूनिवर्सिटी रोड जब बनी थी ना तब एग्जैक्टली यही होता, बड़ी शानदार रोड जी, सीएम साहब आए यार। ये हुकूमत, मैं नाअहल नहीं कह रहा ना यार, मुझे एक बात बताएं, एक ऐसी हुकूमत जिसकी इनॉग्रेशन सीएम साहब कर रहे हैं, सीएम साहब एक चीज बनाते हैं, उसके बाद कल ख्याल आता है जी इधर पानी की लाइन डालनी है,
फिर ख्याल आता है जी सुई गैस वाले आ जाते हैं जी हमें ये काम करना है, वाटर बोर्ड आ जाती है हमें ये काम करना है, फिर खोदने शुरू कर देते हैं और फिर एक ऑर्डर निकलता है अब जी ये यूनिवर्सिटी रोड जो करोड़ों रुपए लाखों रुपए लेकर आवाम के पैसे से बनी थी इसको उधारेंगे, अब यहाँ पे हम BRT बनाएंगे। अबे भाई कौन लोग हो, ये कौन से इंजीनियर डॉक्टर बैठे हुए ऊपर जिनको यही नहीं पता चल रहा इतना ज़्यादा आवाम के पैसों का, इतना ज़्यादा कि एक तरफ आप देने जोगे नहीं हो आवाम को, कुछ बुनियादी जरूरियात आपसे नहीं दी जाती, दूसरी तरफ हाँ यार ठेकेदारों को पकड़ते क्यों नहीं है, नैब लेकर जाए ना ठेकेदारों को, शहर की जो बदकिस्मती है और उनको पकड़ के नैब पूछे ना तुमसे किसने क्या क्या मामला किए। मैं चाहता हूं कि ठेकेदारों को पकड़ा जाए, ये ठेकेदार उनको पकड़ेंगे, बड़े बड़े ठेकेदार जिन्होंने सड़कों का जो हाल किया है कि हाल बारिश के बाद बह जाती है, इनको पकड़ के पूछे कौन लोग है, ये माफिया कौन सा है, इसके पीछे कौन लोग है, फिर पता चलेगा। नैब आए, तहकीकाती इदारे आए, मैं तो रोना यही है कि पकड़े ना ठेकेदारों को, बताए ना उनको, वादा माफ गवाह बनाए, उनसे पूछे ना, उनसे पूछे ये क्या सिस्टम है, कैसे सड़कों को तुमने इतना हैवी बजट आवाम का तुम खाए जा रहे हो, लगाई के नहीं दे रहे। और मैं फिर कहता हूं भाई कराची का मसला है, देखो जहां समंदर है, समंदर उठाकर हम मुनीब कहीं नहीं लेकर जा सकते, समंदर यहाँ पर है, बदकिस्मती है, यहाँ पूरे पाकिस्तान का हैवी ट्रैफिक आएगा, यहाँ सबसे ज्यादा आवाज हैवी ट्रैफिक से भी होगी, यहाँ चोरी डकैती क्योंकि समंदर है, पोर्ट सिटी है ये, दुनिया में पोर्ट सिटी के अंदर कहीं पे भी तारीख में भी कहीं ना कहीं एक हुजूम रहता है, पूरी दुनिया के लोग वहां पर ट्रैवल करते उधर आते, ये अब बदकिस्मती है यार, उस जगह के अंदर तुम सड़कें बेहतर नहीं बना पा रहे, ये समंदर नहीं उठा सकते, हम कहीं और नहीं ले जा सकते, शहर को तुम्हें बनाना पड़ेगा, क्योंकि भाई ये कराची बनेगा तो पाकिस्तान बनेगा, छोड़ देकर कौन लोग रहते हैं, मट्टी पाओ उनको, वो कैसे हैं, उनका क्या ताल्लुक है, छोड़ो, ये शहर बनेगा तो पाकिस्तान चलेगा, ये आपको कम से कम सोचना चाहिए। ये तो सोच ही लेंगे, लेकिन आप क्या सोच के रात के अंधेरे में बलूचिस्तान के किसी फार्म हाउस के बाहर खड़े, प्रोटोकॉल डालो में उठा के आपको लेके गया, उठा के नहीं मतलब इज्जत से बिठा के लेके गया, ये कौन सी तस्वीर की बात है, ये तस्वीर आपकी हब वाली, हाँ बलूचिस्तान के बड़े ओहदेदार के पास आप कहीं गए थे ना, देरी उनके पास नहीं गया था, सुबाई वज़ीर अली हसन लहरी हैं आप उनकी बात कर रहे हैं, सुबाई वज़ीर अली हसन लहरी से मेरा कोई ज़ाती ताल्लुक नहीं है, और हुआ ये था कि उनकी किसी मीडिया टीम ने मुझसे रब्ता किया था कि हम डॉक्यूमेंट्री बनाना चाह रहे हैं क्योंकि आपके अंदर कुछ चीज़ें हो रही हैं, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि जी मेरे पास गाड़ी नहीं है, पेट्रोल नहीं है कि मैं वहाँ तक ट्रैवल करके आऊँ क्योंकि हालात जो है वो ख़राब है, तो मुझे गाड़ी वगैरह दे दीजिएगा, तो उन्होंने गाड़ी दे दी थी, फिर हमने वहाँ जाकर शूट किया था कि अभी वहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया में क्या सड़कें बनाई गई हैं, वहाँ कुछ अस्पताल है जो सुबाई वज़ीर अली हसन लहरी साहब ने अपनी वालदा के नाम पे बनाए थे, वो शूट किया करवाया था, थोड़ी सा वो बस वो किया था, इतने ताल्लुक है मेरा अली हसन लहरी वालों के साथ। और पीपल्स पार्टी से अच्छे ताल्लुकात तो है ना यार, पीपल्स पार्टी से ताल्लुकात क्यों नहीं होंगे, मुझे एक बात बताओ, पीपल्स पार्टी के अंदर से, पीपल्स पार्टी एक बेहतरीन जमात है, मेरा ये मानना है, अगर उसके अंदर से ये सिस्टम निकाल दिया जाए, क्योंकि मैंने इसको बहुत करीब से पढ़ा है इन चीज़ों से, एक ऐसी जमात जो पूरे पाकिस्तान की को रिप्रेजेंट कर रही है, उसके अंदर कम से कम लसानियत है, फैक्ट बता रहा हूँ, जो आपके पाकिस्तान को बहुत आगे तक लेके जा सकती है, मगर अगर इधर बेहतर लोग नहीं आते और सिस्टम का राज रहता है तो यकीनी तौर पे ये जो लगेज है ये पीपल्स पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित होगा। पीपल्स पार्टी के बहुत बड़े लेवल पर लोग ये इस चीज़ को, जो मेरी राय है उसको ओन करते हैं, और हो सकता है कि बिलावल साहब की टीम शायद चाहती हो सकता है बिलावल साहब कुछ चाहते हो कि यार ठीक है ये सिस्टम थोड़ा सा साइड हो, थोड़ा मैं हेल्थ के अंदर सेक्टर के अंदर काम कर सकूं, एजुकेशन के अंदर काम कर सकूं, डेवलपमेंट के अंदर काम कर सकूं, मगर मसला यह है कि नीचे जिस तरह के लोग बैठाए हुए हैं, कि मैं सिर्फ इतनी सी बता दूं कि घर के बाहर मेरे ना खोद के चले गए, आवाम निकली, लोगों ने पूछा कि आप सर आप टाउन से आए, आपने पूरी रोड ठोकी, पूरे पानी की लाइन तबाह कर दी, चालान को भी छोड़ दो यार, कितना चालान बना, रवैये ठीक नहीं है। जिस तरह उन्होंने आवाम से बात की तो मैंने उनके बड़ों को फ़ोन किया, मैंने कहा ये अफसर जो है ये सिर्फ अहदेदार नहीं है सरकारी, ये पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पूरा मोहल्ले को मुतासिर कर रहे हैं और उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, कच्ची बातें कर रहे हैं। मैंने कहा ये अफेक्ट कर रही है, ये आपकी पार्टी को अफेक्ट कर रही है, ये क्या तरीका है, किस तरह बात करते हैं ये, इस तरह अगर लोग छोड़े भी होंगे
कोई किसी इदारे में आकर लोगों को तंग कर रहा है, नीचे जाके देखे तो ग्राउंड चेक तो ले। यहाँ अली भाई ऐसा नहीं है हर कि जरा जगह सी system जिसके है। पास जरा सी भी जिसके पास पावर हो, थोड़ी सी सपोर्ट हो, थोड़ा सा पैसा हो, वो खुद को जो है ना बस मालिक समझ बैठता है। ऐसा भी तो है ना यहाँ पे, थोड़ा सा या तो कल्चर का कुछ है या हवा लग गई है कराची में आके लोगों को, सबको क्या है मैटर। ऐसा फील हुआ है आपको कभी? मुझे तो ऐसा होता है, मुझे कोई मेरे ख्याल से 4 साल 5 साल हो गए, मैं किसी बंदे से ना एक्स्ट्रा बात करता हूँ, ना बहस करता हूँ रोड पे, ना मैं किसी से लड़ता हूँ, बोलता हूँ आज नहीं तो पता भी नहीं है कौन नशे में निकले हाँ, ठोक दे। पता ही नहीं है ना किसी का। अभी रिसेंट वाइप किया हुआ ये सचल वाले रोड पे, मेरे घर के नियर बाय है, रोड पे उसको लड़ाई हुई है, लड़ाई में पिस्टल निकाली, गोलियां मारी और चले गए। यार मतलब कानून कहाँ है? कानून वैसे तो रजब भट्ट को कूटने के लिए तो पहुंच जाता है, जिसको आपको पहले से पता चल जाता है ना वो पता था आपको 2 दिन पहले पता चल जाता है, पहले सारे शॉट ले आके आ जाते हैं। रजब भट्ट वाला सीन ये हुआ था कि 2 दिन पहले उसकी बेची थी, मुझे पता था, मतलब 2 या 3 दिन बेची थी। तो मुनीब मैं गया, मैंने सारे वकीलों को जमा किया, और इलेक्शन का एक सिलसिला चल रहा था। तो कुछ लोग जो उम्मीदवार थे, मतलब जो इलेक्शन में उम्मीदवार थे, उनको मैंने फकार आला मुबासी का इंटरव्यू किया, जो प्रेसिडेंट की सीट लड़ा था, फिर तनूरी साहब उसका इंटरव्यू किया, फिर जनरल सेक्रेटरी मुख्तलिफ। तो मैंने कराची बार वालों को फ़ोन किया, मैंने कहा सर आप दें बात, क्योंकि सबने अगेंस्ट बात की और इस तरह की तशद्दुद के ऊपर ही मैंने सारे बयान पहले जमा कर रहा था। कैसे पता चल रहा है पहले सब कुछ? तो फिर मैंने तशद्दुद के ऊपर, कभी पुलिस का तशद्दुद, ये सवाल मैंने अपने कराची बार से भी किए थे और सारे वकला से किए थे, सबने कुछ अपना मुख्तलिफ राय दी थी। सबने कहा जी गलत है, तशद्दुद नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरा नुक्ता नज़र ये था कि जब एक आम आदमी आया है अदालत में इंसाफ के लिए और उधर अगर उसके ऊपर तशद्दुद होता है, सवाल कर रहा है उसको पहले, तो इसका मतलब अदालतों पर कहीं ना कहीं भरोसा नहीं है कि कानून हमें अपने हाथ में लेना पड़ रहा है। यही बात है ना, क्योंकि लॉयर तो ये साबित करता है कि अदालतों पे भरोसा करो, जस्टिस की वो बात करता है, वो तो अदम तशद्दुद की बात करता है, वो तो कानून अपने हाथ में न लेने की बात करता है। तो उस तरह ये वाले मैंने बयान लेके पहले रख लिए थे। रजब बढ़ाया जिस दिन, दूसरे दिन उसकी पेशी थी, मैं वेट कर रहा था, ये एकदम से खबर आई हाँ उसकी पिटाई हो गई है। तो हमारा रिपोर्टर था, वो गया था, मैंने क्या हुआ, उसने बोला लड़ाई हुई है। अच्छा ज़्यादा मारा उसने? हाँ मतलब मुकेश के मारे। वो वीडियो खबर सबसे बाद आ गई, फिर वो वायरल हो गई खबर। तो उसके बाद का एक फॉलोअप था जो मैं कहता हूँ कि मुझे जो है वो सबसे पहले पता चल गया था, और वो खबर भी बड़ी वायरल हुई थी मुनी। वो हुआ ये था कि मुझे किसी ने रिसोर्स ने फ़ोन किया कि अली रज़ा वकीलों के खिलाफ FIR का ऑर्डर आ गया है। रात के कोई बज रहे थे, कोई 12-1 बज रहे थे। अब कहीं किसी जगह पे बैठ के ये डिस्कशन हो रही थी, रजब भी वहाँ शायद मौजूद था, कुछ लोग और मौजूद थे। तो मुझे कहीं से मैसेज आना शुरू हुआ कि रजब को अप्रूवल मिल रहा है या क्या है कि जी इसकी FIR हो जाए अगेंस्ट वकील, क्योंकि वकला बरादरी जो है वो एहतजाज कर रहे थे। अब मैंने कहा यार ये रजब कहाँ मिलेगा, क्योंकि मुझे कंफर्म करना है जो खबर उनसे मैं कंफर्मेशन ले नहीं सकता, शॉर्ट नहीं ले सकता। फिर मैंने कहा रजब के मुंह से बात रिकॉर्ड होगी तो वो ज़्यादा कंफर्मेशन होगी, ऑथेंटिसिटी हो जाएगी, क्योंकि मुझे तो किसी ने बता दिया था कि जी अप्रूवल मिल गया। जब वो खबर मुझे पता था कि कब जाएगी, तो बड़े पाकिस्तान लेवल पर मासेस के अंदर एक, वो भी मुगला बरादरी के अंदर एक खबर जो है उसकी एक अहमियत बनेगी। तो मुझे बताया कि यार वो अपने होटल में आया हुआ है और होटल पे, ये रजब भी बता देगा आपको, उसके साथ नदीम नानी वाला भी बता देगा। तो मैंने गाड़ी स्टार्ट की, ये होटल के अंदर से बैठे हुए थे, मैंने गाड़ी स्टार्ट करके थोड़ा सा वेट किया, पहले अंदर बैठा रहा, वो पार्किंग एरिया होता अकेला था, रात की बजे 2। अच्छा ये मुझे कोई ड्यूटी असाइन नहीं हुई थी मेरे ऑफिस की तरफ से कि तुम्हें ये करना है नहीं, ये मेरा, मैं बता रहा हूँ ना, खुद का पैशन की खबर निकालो, खुद मुख्तारी। हाँ तुम, मुझे पता चल गया भाई रजब यहाँ पर है, इधर इधर फ़ोन कर लिया, अप्रूवल मिल चुका है, ठीक है, FIR हमारी। तो रजब के पास गया मैं, तो देखो वीडियो 12.5 मिलियन में से टिकटॉक अकाउंट हमारे GTV के ऊपर से गई थी, वो बड़ी वीडियो वायरल हुई थी। मैंने ठप करके पकड़ा, मैंने कहा जी अप्रूवल क्या, आपकी किसी से मुलाकात बातचीत हुई है, ये हुआ, पहले वो आया, फिर मैंने कहा अप्रूवल FIR हो रही है, FIR कराएंगे, ये FIR कराएंगे। मैंने कहा बिलावल साहब से क्या अपील करेंगे और क्या, उसने उसके ऊपर जवाब दिया, चंद सेकंड की वीडियो ठक रिकॉर्ड हुई, मैंने चैनल 3 बजे खबर फोड़ दी। खबर फोड़नी थी वो तो आग की तरह फैलना शुरू, एक सेकंड पूरा वकील बरादरी सबकी आंखें इस केस के ऊपर लगी थी कि व्हाट नेक्स्ट। मैंने सवाल किया व्हाट नेक्स्ट, जी मैं मुकदमा कराऊंगा। वो खबर तस्दीक हो रही थी, रात 3 बज रहे थे, मैंने खामोशी से
मैं अच्छा वहाँ जाके ना पॉडकास्ट में बैठा था, मैं खामोशी खड़ा हो गया करके, ये नादिर का पॉडकास्ट शायद उस टाइम पे, उस वक्त नादिर का पॉडकास्ट, वो बैठे थे ना खामोशी से, उसको पता भी नहीं था कि पता नहीं कौन है। फिर मैंने ठक ठक करके एक वीडियो रिकॉर्ड की और वो खबर वायरल हो गई, वकीलों में डिस्कस हुई, वो बहुत जगह डिस्कस हुई, तो बहुत सारी खबरें अदालत की होंगी ये वो वगैरह, तो कभी कभी हो जाती है, चला देते हैं, चल जाती है, वो कभी सच्ची साबित हो जाती है। तो ये तो सोर्सेज आपको बता देते हैं, आपकी मेहनत लगी होती है ना, तो कहीं भी कोई बैठा होगा वो कहेगा भाई ये खबर है, बताओ काम की है तुम्हारे, मैंने तो वहाँ काम की है। कॉन्टेक्स्ट तो होते हैं ना सारी चीजें, तो कॉन्टेक्स्ट समझ में आती है ना यार, थोड़ी सी आपकी इन्फॉर्मेशन, थोड़ी सी कैलकुलेशन। तो मैं बता रहा हूँ ना, जब मैं ग्राइंड देखता था तो मैं पॉलिटिक्स देखता था, तो सोचो अब मैं पॉलिटिक्स देखता तो मैं कहाँ में घुसता हूँ, तो फिर अभी हर जगह घुसता था ना, मैं हर जगह घुसता हूँ ना, कहाँ से कहाँ तुमको कैसे कैसे, समझो बात को ना मुनी। तो ये होता है। एक और भी तो आपने पेशेंट गोई की थी ना 27वीं तरमीम को लेके, अमेंडमेंट हो रही है, चीजें चेंज हो रही हैं, वो क्या सिलसिला था? इस्लामाबाद में थे आप शायद? मैं इस्लामाबाद में था, मैं सुप्रीम कोर्ट जाना शुरू हुआ, मैं लोगों से मिलना शुरू हुआ, जो सीनियर लॉयर्स हैं, साबिक जजेस हैं, तो मैं जाता था और बैठता था, मैं कहता था सर पता नहीं क्यों जल्दी है, वो लड़ाई झगड़े चल रहे थे एक ना, एक इशू के ऊपर लड़ाई झगड़े चल रहे, तो मैं उनको खरीदना शुरू हो गया, नहीं ऐसा नहीं, क्या ये क्या ऐसे ऐसे, तो मेरी आदत है मैं ऐसी गुफ्तगू करता हूँ, मतलब मैं कोई बोल करता आप बनाइए, अरे सर छोड़ें आपको, ये तो है ही नहीं है, और जब वो बना अरे ऐसे नहीं, तुम्हें क्या पता, मैं बता रहा हूँ है सर। अब वो खबर मुझे मिल गई, एक बहुत सीनियर लॉयर थे, सर ये लोग ये करना चाह रहे हैं, ऊंची जगह पे किसी को कुछ बोला जा रहा था, और हम ये नहीं मानेंगे, और इससे ये हो जाएगा और इससे ये हो जाएगा, क्योंकि 26 तरमीम में बहुत सारे इख्तियारात लोगों का कहना है, वकला का कहना है कि जब्त कर दिए गए थे, पॉलिटिकल जो इन्फ्लुएंस है वो अदालतों के अंदर ज़्यादा बढ़ गया है 26 तरमीम के बाद। तो 27वीं में आईनी अदालत बननी थी, ये मुझे किसी ने बताया था, तो ये मैंने फेसबुक पे और अपना एक मैं उस वक्त एक K20 पे प्रोग्राम करा था, टॉक शो, तो उधर मैंने एक 2-4 लॉयर्स और सीनियर लॉयर्स के साथ बैठ के वो प्रोग्राम मैंने मुनीब कर दिया। वो फिर कोई जुलाई के अंदर ट्वीट हुई बिलावल साहब की, उसके अंदर आईनी अदालत, वही वाली बातें जो मैंने प्रोग्राम में की थी वो रिलेट हो गई, तो मैंने बस लिख दिया था कि वो हाँ भाई वो आईनी तरमीम में ये होने वाला है। इतने बड़े बड़े पंगे ले रहे होते हैं, डर नहीं लग रहा? डर किस चीज का यार, सिस्टम है यहाँ पे पूरा। नहीं यार, अगर आपने नो रिस्क नो गेन, आप डर है तो फिर आप इतना बड़ा रिस्क भी क्यों नहीं लेना है? मुझे कुछ नहीं होता, मेरी बात याद रखो। अच्छा आपका जॉनरा है ना शायद, इस वजह से आपको फील नहीं होता है। मैं तुम्हें तुम्हारे पॉडकास्ट में एक बात बता दूं, देखिए मैं बहुत सारी चीजें ना, बहुत सारी बातें कैमरे के सामने मुझे करते हुए तो भाई डर लगता है। मैं तुम्हें फैक्ट बता रहा हूं, मैं ऐसी ब्लड बोलता हूं, मैं खुला बोल रहा हूं। हां ऑफ कैमरा हम सारी बातें कर लेते हैं, मैं ऑन कैमरा ही बोलूंगा तुम्हें, ये मान अब पीछे ना शायद मैं बहुत झुक के मिल लूं, बहुत तरीके से मिल लूं, बहुत सर करके मिलूं, ऑन कैमरा तो तुम मुझे हमेशा ऐसी पाओगे, जज्बाती एरो, मतलब खुल के दामादम करने वाला। पीठ पीछे आप सियासतदानों से मिलोगे, मैं मिलता हूँ बहुत एहतराम के साथ मिलता हूँ, मगर जब मैं स्क्रीन पर होता हूँ तो सबको पता है कि मैं इसी तरह बात करता हूँ। ये फैक्ट है, सारे MP MLAs को पता है, जो जानते हैं, और सारे लोग जो कंसर्न लोग हैं उनको पता है कि मैं जब कैमरे का आगे होऊंगा ना तो बेरहम हो जाता हूँ मैं। और इसके मैं फैक्ट बता रहा हूँ, असली की बात दे रहा हूँ। हमारे एक बहुत अच्छे रुकन असेंबली के, तो उन्होंने कहा तुम ये खबर चलाओगे ना तो तुम्हें पता चलेगा, इस तरह की हमारी डिस्कशन और ये हो रही थी। तो मैंने उनको बोले क्या बोला, मैंने कहा देखें फैक्ट बता रहा हूँ आपको, आपके साथ ना 15-20 असले वाले चलते हैं, मैंने उनको ये बोला। और मैंने उनका एक बंदा था उनसे बोला, मैंने कहा मैं आज तक असला लेके नहीं चलता, मुझे अपने परवरदिगार पे इतना कभी यकीन है। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, मैं इसके ऊपर आपको मंतक भी देता हूँ कि मुझे कुछ वालिदैन की दुआ है, जिस दिन सबको जिंदगी में जाना, अगर वालिदैन नहीं होना उस दिन मैं खौफजदा हो जाऊंगा, मुझे ये पता है। जब तक मेरे वालिदैन है ना मुझे, मेरा इतना कभी यकीन है, मेरा असली के ऊपर यकीन, क्योंकि फिर मैंने उसके ऊपर यकीन कर लिया, मेरा इतना कभी यकीन है। क्यों मैं कह रहा हूँ, एक खतरनाक माफिया से के खिलाफ मैंने कुछ अर्से पहले खबर चलाई थी, उस माफिया का रुकन किसी के रेफरेंस से एक अरसे के बाद मुझसे मिलता है, वो पता है क्या कहता है, कहता है अलीज़ा तू बच गया उससे, मेरे साथ मुझसे ना, उस दिन याद कर तू वहां बैठा हुआ था, मैंने कहा मैं बैठा हुआ था, उस दिन तेरा काम उतारता, मैं खुदा की कसम खाके कह रहा हूँ। उसने ये वाली बात बोली ना, कह रहा मुझे तू नजर ही नहीं आ रहा, मुनीब तुम इमेजिन कर रहे हो, ये तो है। उस दिन तुम बैठा हुआ देखा, मैंने कहा मैं 1 घंटे लगा ही था भाईजान। सिर्फ यही नहीं,
दुआएं तो खैर माँ बाप की दुआएं बड़ी। एमक्यू वाले नाराज हो रहे थे कि ये सारे बाहर आने वाले थे। मैंने उसमें भी ब्रेक किया था खबर एक व्लॉग के अंदर, मैंने बोला था जी कुछ अर्से बाद हम देखेंगे कि एमक्यू के बहुत बड़े बड़े नामी गिरामी लोग जिनके ऊपर बड़े बड़े केसेस थे जेल के अंदर, वो बाहर आना शुरू होंगे। वो सब कुछ फेसबुक पे और यूट्यूब पे अलीगढ़ जर्नलिस्ट लिखेंगे, उसमें सब कुछ पड़ा हुआ है। तो आप वो डेट्स निकाल लें, वो क्रॉस चेक कर ले, तो वो आपको चल जाएगा। बात ये है कि यार बड़ी मेहनत कर रहे हैं ना हम, जिस घर बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं मिडिल क्लास, उनको थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है अपने हिस्से की शोहरत लेने के लिए, अपने हिस्से का पैसा लेने के लिए उनको बहुत दौड़े लगानी पड़ती है। तो दौड़ लगाएंगे, अपने हिस्से की शोहरत भी लेंगे, अपने हिस्से का पैसा भी लेंगे, कोई नहीं देगा तो छीन लेंगे। ये समझ रहे अली भाई, अली भाई, अली भाई, अली भाई, अभी वाकया हुआ था एक जौहर में कैफे होटल में, क्या ये इसको थोड़ा सा वो उर्दू स्पीकिंग बोलने वालों को और सिंधी वालों के खिलाफ इसको दिखाया गया, इसको चीजों को क्यों अभी तक ये सब चीजें क्यों चल रही हैं यार? अब तो ये बहुत पुरानी चीजें नहीं हो गई है। लसानियत के बुनियाद पे एक दूसरे को करना भी एक और वाकया हुआ, उसके बीच में भी सोशल मीडिया पे चल गया कि महाजिर है इसका सपोर्ट करो, ये सिंधी है इसका सपोर्ट करो। ये सब चीजें अब क्यों है? हम एक क्यों नहीं हो रहे हैं और अपने हक के लिए क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं? मैं इस पे ना बड़ा क्लियर मुनीर, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मैं इस पे आने से पहले नहीं बात बताऊंगा। इस शहर के बड़े बड़े कॉम्पर सियासी जमातें, उनकी तलबा भी आज भी मेरे फोन कॉल पर आते हैं और ऐसे मशवरे लेते हैं मुझसे क्या करें। मैं तुम्हें फैक्ट बता रहा हूँ, कॉम्पर जमातें, और दे आर नॉट बिलोंगिंग टू उर्दू स्पीकिंग। मेरी बात समझना, पश्तो स्पीकिंग, सिंधी स्पीकिंग, बलोच, और उनके अंदर का जो कॉम्परस माइंडसेट है, जो खास कॉम्परस माइंडसेट, उसकी मैं बता रहा हूँ, वो आते हैं। और कहीं ना कहीं मतलब एक ताकतवर एसएसपी लगा हुआ है। मैं तुम्हें इस तरह बताऊं, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, स्कीम 33 के अंदर ये बात सब जानते हैं, बहुत बड़े बड़े लेवल पर एक ताकतवर एसएसपी लगा हुआ था, जिसके बारे में कहते थे कि ये आईजी से ना, आईजी की भी इसके आगे ताकत, आईजी भी के कमाल की नहीं सुनता, नहीं सुनना उसको क्या बड़ा ताकत। उसकी टीम ने एक एनकाउंटर कर दिया, सुनना रिकॉर्ड पे है सारी चीजें। वो बच्चा था अबड़ो कौम का, ठीक है। कुछ दीगर कम्युनिटी के, सिंधी कम्युनिटी के मेरे को फोन आया कि यार अली रजा भाई ये बच्चा हमारा मार दिया इसकी टीम ने और डकैत बना दिया। मैंने कहा अच्छा, मैं गया चीजें, मैंने कहा सबूत क्या तुम लोगों के पास? उसने कहा भाई ये सबूत है। अब सुनते जाना, इसकी 33 इलाकों में कॉम्परस सियासी जमातें हैं, दे आर सिंधी कॉम्परस जमातें नहीं उठा रही उनका मामला, समझना गौर से। ये मैं फैक्चुअल फैक्ट बता रहा हूँ। एक उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी लड़ रहा उसके लिए, ये कैसे हुआ? मैं गया उधर गया, मैंने कहा यार जिस पुलिस वाले ने इसके साथ ज्यादती की है ना, मेरी दुआ होनी चाहिए तुम बस कभी बिकना नहीं, क्योंकि ये प्रेशर मारेंगे अल्टीमेटली तुम्हें खरीदने के लिए। तुम सिर्फ खड़े रहना। ये वहाँ के बहुत बड़ी कम्युनिटी है, बहुत बड़ी बिरादरी है, वो चीज जानती है, और बहुत सारे सियासी मामला भी इसके अंदर हुए थे और बहुत खतरनाक स्टोरी बनी थी। वहां जाके मैंने उसका लड़ना शुरू किया, क्योंकि उसके अंदर एक मामला था कि जब गाड़ी आई ना, उसको गोलियां मारी हुई थी। वो फैक्ट्री में काम करता था, अब वो गलती से हुआ एनकाउंटर किया, वो भारत वो जब गाड़ी है तो सांस ले रहा था, तो एक वेलफेयर जो एम्बुलेंस वाला था, मैं नाम नहीं ले रहा सुधारेगा, उसने बोला कि सांस चल रही है इसके ना, वो दे दो आप वो सर्टिफिकेट दे दो कुछ कि हम जाए अस्पताल लेके। उसने कहा भाई मरा हुआ, इतनी गर्दन में हाथ डाला, ड्राइवर के आगे लेकर चला गया और ढस आवाज आई, कह रहा यार तो बोला तो मरा हुआ है। अब क्या हुआ कि एक गोली यहाँ की, यहाँ इधर सर पे कोई गोली नहीं लगी। तो जब भी ये जाते ना ये सारे एम्बुलेंस वाले ड्राइवर, तो ये तस्वीरें निकाल देते हैं, इनको कंट्रोल में देनी होती है। तो एक तस्वीर पहले की थी और नहीं इस तस्वीर बात की, एक में गन शॉट हेडशॉट नहीं था, एक में इधर था और फोन में लटपट था, वो दो तस्वीरें थी यहाँ। क्या ये हमारे पास सक्सेस का बात है? मैं बस पूछ रहा हूँ, लाहौर से 3 आ रही थी, मैंने उस बच्चे को खड़ा करके पहले उसका बयान दिलवाया, बहुत सारी चीज़ें की, समीला पासी, बहुत सारी चीज़ें चल रही थी बाहर, उस पर एक्शन हो गया, वो पूरी जो टीम थी ना वो मअतल। अब उसके बाद कुछ सियासी जमातों ने उसके अंदर इंटरवीन करने की कोशिश की, तो वो अबड़ो और वो जो कौमियत के लोग थे उन्हें ना अब आप रहने दें, हमने कहा लिया तो करना था, खुद लड़ लिया आपने। यार ये आप जाएँ मुख्तलिफ पश्तून कम्युनिटी के अंदर जाए, आप देखें ये हमने खुद का थोड़ा बहुत बनाया ना, समझिएगा।
गौर से समझिएगा कि कैफे ऑरा वाला जो मामला हो ना, उसके अंदर भी मारने वाला ओब्वियसली नहीं था, ये बात समझिएगा। और जो बच्चा मरा ना यार, आप उसके, मैं तो बैकग्राउंड के अंदर जाता ना, गम्बट में उसकी तस्वीर आप जाके मालूम करें। और उसकी फैमिली मजबूत भी नहीं है फाइनेंशियली, वालिद या वालिद नहीं है, यतीम बच्चा है गालिबन, मैं वालिद या वालिदा में से एक नहीं है, मतलब वो घर के बच्चे ना, दो तीन रुपया काम करने वाला, अब यार बेचारा है, उसका क्या लेना देना, वहाँ वो क्यों था, क्या मामला यार। शहर के अंदर जब गुर्बत ज़्यादा होती है ना, तो आप यूज हो रहे होते हो बहुत बहुत बुरी तरह। जब आपके पास फाइनेंशियली मसाइल होते हैं ना, तो आप बहुत बुरी तरह इस्तेमाल होते हो इस शहर के मुख्तलिफ सेगमेंट के आते हो, ठीक है। अब आप मोहब्बत में गए, मगर आप किसी वजह से गए और आप अल्टीमेटली आपने इतना बड़ा नुकसान कर दिया। सोचे तो पता ही नहीं हो, ये हर कौमियत के अंदर जो निचला तबका है उसको बहुत बुरी तरह जो है ना वो मिसकिंस किया जाता है। एक बात याद रखिएगा, और ये हर जगह है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ कि ये नफरतें इतनी बढ़ाई जा रही हैं मुनीब, और जान के बढ़ाई जा रही हैं। ये बाय डिज़ाइन हो रहा है, मेरी बात याद रखिए, ये बाय डिज़ाइन हो रहा है। और मेरी इस पर एक मंतक है सिंपल से कि उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी और सिंधी कम्युनिटी स्पीकिंग कम्युनिटी का आपस में टेक्निकली फंडा नहीं बनता, समझिएगा। वो इसलिए नहीं बनता, अगर कोई समझदारी के साथ थोड़ी देर के लिए पास्ट को, लड़ाई झगड़ों को थोड़ी देर के लिए साइड करे और ये मुझे बताएं कि ज़मीन का जो टुकड़ा होता है ना, उससे आप कितने सच्चे हैं, उसके लिए एक दलील काफ़ी है। वो दलील ये है कि उस ज़मीन के अंदर आपकी आबाओ अजदाद की खबरें हैं या नहीं। ये दलील काफ़ी होती है कि आपका उस ज़मीन के साथ कितना गहरा ताल्लुक है। ये जानना है ना, तो सिर्फ ये देख लो कि आपके बड़ों की कब्रें कहाँ हैं। हमारे बड़ों की कब्रें यही हैं, बिल्कुल। इस ज़मीन से रिश्ता है ना हमारा सिंध के साथ, वो कुछ भी कर लो नहीं भूल सकता, वहाँ पर दर्द दलील है, समझ। इसी तरह आप देखो कोई दूसरे सूबे से या दूसरे मुल्क में अगर अमवात हो जाती है ना, दूसरे सूबे या दूसरे मुल्क में अमवात हो जाती है, तो लोग कहते नहीं मैं अपने हमारे घर में तकफीन करूंगा। क्यों कहते हैं? वो इसलिए क्या कि भाई उधर मेरा ये मेरा वंश है, तो कराची का एशियन के अंदर है या दीगर शहरों के अंदर या दीगर जगहों के अंदर भी जाने उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी, तो इससे ज़्यादा तो ओनरशिप भी कौम पर जमाती क्या कहती है, वो ये कहती है कि बेहतरी है, सूबे के वसाइल सूबे के लोगों को मिले, समझ जाए, अमन होगा, वो दीगर मामला बेहतरी की तरफ आएगी, सब फान हो। अगर आप कौम पर जमातों के पीछे जाएंगे और वो ये बातें कर रहे थे और वसाइल उधर के लोगों को मिले, जो कुव्वतें ताकत रखती है वो उनके वसाइल उनकी अपनी थॉट है, ठीक है। अब एक तो ये है, अब ये जमातें ही परेशान है। क्यों है, कैसे मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इनकी जगह अब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, जिन्होंने जिस तरह आप नीच होती है ना, ये फूड ब्लॉगर है, ये कार ब्लॉगर है, ऑटोमोबाइल का ये ब्लॉगर है, ये फलाना ब्लॉगर है, पॉलिटिकल, ये फलाना, तो नीच होती है हमारी सोच। अब कौम परस्ती के नाम पर अपनी इस नीच के ऊपर भी कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स आ गए जिनको पता ही नहीं होता कि बोलना क्या है। अब वो जब बात करते हैं तो किसी का भी नाम ले लेंगे, किसी को भी कुछ बना देंगे। कुरंगी में एक वाकया उर्दू स्पीकिंग और सिंधी स्पीकिंग का पट्टा पीरियड के बाद वो किसी और कम्युनिटी का था। आप जालिम की बात करो, आप जो जुल्म कर रहा है उसकी बात करो और जालिम के साथ खड़े रहो, जालिम के खिलाफ खड़े रहो। मुझे बताओ कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर इस शहर का इस सूबे के अंदर बिगड़ा हुआ है, तो भाई वो पठान को भी मसला कर रहा है, वो सिंधी को भी मसला कर रहा है, वो बलोच को भी मसला कर रहा है, वो पंजाबी को भी मसला कर रहा है, वो कश्मीरियों को भी मसला कर रहा है। अगर इधर पानी नहीं आ रहा तो वो हर कम्युनिटी को जो है वो कर रहा है। फिर दूसरी बात, हम भी कहीं ना कहीं पहुंच कर जाते हैं। जहाँ यहाँ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नजर आते हैं सिंधी कम्युनिटी के अंदर जो डिजिटल इसको इस्तेमाल करके आग लगा रहे हैं, तो वहाँ उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी के अंदर भी कम लोग नहीं आग लगाने वाले। जब ये दोनों सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो कहीं ना कहीं ऐसी तकलीफ से बातें कर जाते हैं जिनका हकीकत से और आम मसाइल से कोई ताल्लुक नहीं होता। दो सियासी जमातों की लड़ाई है, वसाइल की लड़ाई है, मसाइल की लड़ाई है। उधर दीगर कम्युनिटी है वो सारी चीजें करने में कामयाब हो रही है। ये बहुत वसी टॉपिक है जिसके ऊपर मैं
इतनी बात कर सकता हूँ कि तुम्हें बयान लॉजिकल बात ग्राउंड से बात कर सकता हूँ कि सिंधी बोलने वाला सोल्यूशन क्या है इसका? एक आम आदमी को ना समझना पड़ेगा, एक आम आदमी को कम से कम इतना वेल अवेयर होना पड़ेगा और उसको ये बोलना पड़ेगा कि मुझे एक बात बताओ कि मिसाल के तौर पर मैं कराची की बात कर लेता हूँ, मैं ये वाली बात करता हूँ। एक वक्त था आपको लियारी के पठानों, लियारी के बलोचों से लड़वाया गया, फिर कटी पहाड़ी के पठानों से लड़वाया गया, लड़वाया गया ना। अच्छा, फिर आपको आप ही की कम्युनिटी से भी लड़ाया गया। मैं नहीं कह रहा भाई, आप क्लेम करते हैं 15,000 लाशें उठाई हैं, एक कम्युनिटी, एक पॉलिटिकल जैसे आप पार्टी कह रहे हैं, तहरीक कह रहे हैं, अगर किसी के अंदर इतनी कुर्बानियां दे दी जाएं तो पता नहीं क्या से क्या हासिल हो सकती है चीजें। पानी की लाइन आज तक नहीं, चोरी डकैतियां ठीक नहीं हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं। आज की तारीख में आपका वोटर, आपका शख्स नौकरियों के लिए परेशान है, दीगर चीज़ों के लिए परेशान है। तो कहीं ना कहीं ये माने तस्लीम करें कि वो कहते हैं ना कि हमें जो है वो रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहजनी का सवाल है। तो मैं तो अक्सर ही बात करता हूँ कि आपका वोटर ये भी बात करता है, आप उसने नहीं किया, इसने नहीं किया और ये करके मामले को ख़त्म नहीं कर सकते। वो वोटर पेन है ना, तो कहीं ना कहीं आपकी जिम्मेदारी लगती है। तो ये इतना खतरनाक और इतना जिसे कहते हैं ना इतना वसी टॉपिक है, इसके ऊपर पूरा एक पॉडकास्ट होगा तो मैं इसके ऊपर खुल के बात करूंगा और होनी चाहिए। और ये बताना चाहिए कि अगर आपकी सियासी जमातों की लड़ाई है ना, तो सियासी जमातों तक रखो, इसको नीचे नहीं दो। उसका नुकसान क्या हो रहा है? उसका नुकसान हो रहा है कि अगर किसी कंपनी के अंदर कोई उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी बैठा, वो दुश्मन समझ रहा है, अपोजिट किसी कम्युनिटी को फलाना को वो उसके बसाए एक बादशाह है, गरीब तबके को जो है वो मसला हो रहा है। गरीब महाजर, गरीब सिंधी, गरीब बलोच, गरीब पठान, गरीब जो है ना वो सफर हो रहा है इस कौमियत की लड़ाई में। खुदा की कसम, अमीर महाजर, अमीर पठान, अमीर सिंधी, अमीर बलोच आज ही मजे में उनकी अय्याशियां देखो, आपस में बिजनेस पार्टनर नजर आई गए यार। उधर तुम्हारे मसाइल नहीं हो रहे, इधर नीचे तुमने लड़ाया है बच्चों। देखिए हम भी बहुत सारी जगहों पे जाते हैं, एलीट जगह पे जाते हैं, जितने सियासतदान हैं सब रात में सियासतदानों को भी छोड़ दो, सब एक साथ बैठे। मैं सियासतदानों से आगे की बात कर रहा हूँ, कौमियतों के ऊपर बात कर रहा हूँ। अमीर कौमियत आपस में सब एक ही है। नीचे गरीब के बच्चे को क्यों लड़ा रहे हो तुम सिंधी महाजर सिंधी से क्यों लड़वा रहे हो? दूसरी बात, सनतकार होगा वो खौफ खाएगा उधर से, ये सरकारी नौकरियों में होंगे, उधर उर्दू स्पीकिंग दीगर कौमियत पे जाएगा, वो वहां पर क्योंकि जहनों में बैठा होगा कि ये मेरा दुश्मन है। अरे मोहब्बत के बांटने का टाइम है, अब नहीं है। अब अवेयर हो जाओ। ग्लोबल दुनिया, यहाँ बैठ के तो अमेरिका दुनिया का पता कर लेते हो, तुम्हारे साथ हो क्या रहा है नहीं पता चल रहा। ये कैसा इत्तेफाक है कि अमीर बलोच, अमीर पठान, अमीर सिंधी, अमीर महाजर जो है, अमीर सरकार जो है, वो सारे अपने मामला और अय्याशियां पूरी कर रहे हैं। आप लड़ जा रहे हो यार फालतू में, आप एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हो। मुझे एक बंदा नहीं दिखता कौम बर्फ जो ये समझदारी की बात करे, मुझे एक कौम बर्फ नहीं दिखता दोनों जमातों के अंदर, दोनों उसके अंदर। तो ये देखो कि तुम अल्टीमेटली मसाइल किसके और मसाइल कौन जो है वो खा रहा है, आपको ये नजर ही नहीं आता। गलत तो नहीं कह रहा मैं? आपस में प्यार से बात करने को तैयार नहीं है, नफरत बढ़ दी गई अंदर। मतलब एक अगर आपका पड़ोसी है या आप अगर कहीं से गुजर रहे हो और कोई सामने वाले को, अगर आप किसी को गाड़ी में किसी को रास्ता दे दो तो आपका क्या चला जाएगा यार? आप किसी को एक जरा सी मुस्कुराहट दिखा दो। भाई ये नफरतें खत्म करने के लिए ना मुझे आपको और मुझे आगे आना पड़ेगा, हम जैसे पॉजिटिव लोगों को आगे आना पड़ेगा और बनाना पड़ेगा। बस बहुत लोगों को बना लिया यार, ये महाजर सिंधी और पठान महाजर करके ना कितनी सारी ये बहुत बना लिया। आपकी कोई मसाइल है ना जो हल्दी और ऊपर, वो खुद कर लो यार, यहाँ बच्चों को खराब नहीं करो। वैसे ही बेचारे जो है ना वो 10 बुनियादी जरूरियात के पीछे, बुनियादी सहूलियात के पीछे दोनों तीनों कौमियतों के चारों कौमियतों के परेशान है बच्चे। आप उनके मसाइल हल करने को तैयार नहीं है, आप उनको रोजगार देने को तैयार नहीं है, आप उनके इंफ्रास्ट्रक्चर देने को तैयार नहीं है, आप उनको सस्ती बिजली देने को तैयार नहीं है, सस्ता पेट्रोल आप देने को तैयार नहीं है। आपने लड़ा के रखा हुआ, उधर बिजी किया हुआ है यार। घरों पे देखो, फुट मारना की नौकरी करने वाले बच्चों से पूछो, उधर बच्चों से पूछो, सिंधियों के बच्चों से, गरीब बस्तियों के अंदर जाके देखो। तो मैं तो जाता हूँ, मेरे दोस्तियां हैं, किस कदर परेशान है ये हुक्मरान इन बच्चों को बुनियादी जरूरत नहीं दे रहे, लुक में दे रहे हैं। देखो वो महाजर बैठा है ना, वो तुम्हारा दुश्मन है, वो सिंधी बैठा है जैसे वो सबके वो है ना कि हर सिंधी गवर्नमेंट जॉब पे होता है। भाई हर सिंधी गवर्नमेंट जॉब पे नहीं होता, जिसके पास पैसे हैं सिर्फ वो गवर्नमेंट जॉब पे होता है। मैं तो लेकिन खैर इन सारे मामला में ना अभी इस मामले के सिंधी महाजर की कोई लड़ाई कोई
वो तो बनती भी नहीं है ना। अब वो जो सियासत जो कर रहे हैं ना, अब आप बैकग्राउंड में जाएंगे चीजें आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगी। मुझे तो गुस्सा इस बात पे आता है, पढ़े लिखे लोग, बड़े बड़े लोग इसके अंदर आ जाते हैं यार। हम वहां पे अबे एक बंदा आग लगा रहा है, तुम पानी नहीं दो, कम से कम उसकी आग के अंदर तेल तो ना छिड़को, तुम आगे तेल खड़े हो जाते लेके। अरे भाई मेरा भी हिस्सा रहेगा। तो ये हमें बहुत चीजें पता है। लेकिन इस अभी पिछले कुछ 1-1.5 साल 2 साल के पीरियड में पंजाब में खुसूसी तौर पे एक चीज बड़ी अच्छी हुई है कि जितने लोग जिन चीजों के पीछे फॉलोअर्स थे ना, वो अब उनके सामने बड़े रियल चेहरे और चीजें निकली हैं, तो वो मतलब ब्लेंड हो गए, ओपनली न्यूज पे बोल रहे थे कि भाई हमें इससे कोई लेना देना नहीं, हमें उससे लेना देना नहीं। यहाँ पे भी लोग ना अभी भी अपने हक के लिए नहीं खड़े हो रहे, दूसरे के सपोर्ट में, दूसरे के कहने पे, दूसरे की चीज पे खड़े होते हैं। कैसे ठीक होगा ये मामला? जिस दिन महाजन के लिए एक सिंधी खड़ा हो गया और एक सिंधी के लिए एक महाजन खड़ा होना शुरू हो गया, जिस दिन एक बलोच के लिए पठान खड़ा होना शुरू हो गया, जिस दिन एक पटवान के पीछे बलोच के पीछे जो है ना एक पंजाबी खड़ा होना शुरू हो गया, जिस दिन ये शुरू हो गया ना, उस दिन एक तब्दीलियां शुरू नहीं। आप अपनी कम्युनिटी के तो सब बोलते हैं, दूसरे के लोगों के लिए बोलना शुरू करो ना, तब आपके अंदर तब्दीली आएंगी। जब सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप होंगे, जब आपको पता चलेगा यार, और एक जैसे लोग जब ज्यादा होंगे तो पाकिस्तान और पाकिस्तान की जो असल रूट्स है ना वो बेहतर हो सके। सब तकलीफ सामने वाले को भी आपको भी है, तो भाई खुदा के वास्ते ताकत हुआ और एक साथ मिलजुल के अपने मसलों का हल नहीं कर सकते, लेकिन अपने दुख दर्द तो एक साथ बांट लो। एक दूसरे से लड़ने से अच्छा एक दूसरे के साथ जुड़ के दुख दर्द बांट लो। ऐसा ही है, और होगा, ये आज नहीं होगा, ये नौजवान नस्ल तब्दील करेगी। हम तो ये खैर ये जेन ज़ी ने बड़ी चीजों में चेंज लाना है, चेंज हम लेकर आएंगे, ये आज का दौर लेकर जाएगा। हमारे बड़ों ने जो करना था वो कर दिया, आज हम तब्दील करेंगे। आप ये जो सिलसिला है ना, आप कर के खिलाफ जाओ ना, आप किसी कौमी के खिलाफ क्यों जा रहे हो? चलने तो भाई बहुत ये भाई बहुत 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 लंबी स्कॉटिंग कर लिया नहीं, इसमें मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ, जो मेरी सोच है ना, ये नहीं किया मैंने कि मैं सोचता कुछ करता कुछ तो बोला मैं, ये पीछे भी ऐसे ही हूँ और आगे भी ऐसे। चलो जल्दी जल्दी से एक रैपिड फायर करते हैं, बस 4-5 क्वेश्चंस तो, और फिर इसको हम अख्ताम पर लेके जाते हैं। बहुत लंबी हो गई, कोई नहीं देखेगा मेरी टेस्ट। क्या पता देख ले आज नहीं कल देख ले। आपका बेहतरीन सियासतदान ऑप्शन दोगे? ऑप्शन एक ज़्यादा साहब, वजह पूछ लोग फिर गालियाँ। आसिफ अली जरदारी साहब, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, आपके बेहतरीन सियासतदान। क्यों बेहतरीन? यानी कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के सिस्टम को अगर कोई बेहतर अंदाज में समझता है और उसको किस तरह चलाया जाता है रियल मैनर में, और वो चलता कैसे, जो समझ रखता है उसकी, वो आसिफ अली जरदारी साहब। वैसे कराची को असल बेटा बन के इतने पिछले पीरियड में आपकी नजर में किसने गुजारा है, कि मतलब जिसने कराची का हक अदा किया हो कि हाँ यार ये मेरा मैच है, मैं इसको ओन करता हूँ? दो राय नहीं, मुशर्रफ साहब के दौर में सबसे बेहतरी है, सबसे ज्यादा बेहतरी मुशर्रफ की वजह से आई। मैं ये कहना तो वो तो गलत नहीं होगा, बहुत सारे उसके और मामला के ऊपर इख्तिलाफ है सियासी जमातों को बहुत सारे हों, मगर कराची के अंदर अगर लार्जर स्केल में अगर बहुत तिजारत ने भी में भी बेहतरी आई और दीगर सेक्टर में भी और इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हुआ, तो मुशर्रफ साहब का मेरा आइडियल दौर है। कुछ 2 लाइन या 3 लाइन 2 नाम दूंगा उनके बारे में, उनके कैम जनाब फील्ड मार्शल आसिम अली साहब और एक इमरान आजिज। इन दोनों के बारे में आपकी क्या राय है? ये मेरे से पहले भी सवाल हुआ था, मैंने सिंपल बोला था बिना सोचे समझे के लिए हीरोज में और सोशल मीडिया की रील्स में फ़र्क होते हैं, तो मैं रियल हीरो लोग पता नहीं क्यों बोलेंगे कुछ भी, आसिम अली साहब को समझता हूँ, और सोशल मीडिया की रील है ना वो मैं इमरान खान साहब। सर माशाल्लाह से 1 साल गुजर गया, मार्च पर रखो मैंने जो किया और आज तक इंडिया का तो रखा में बड़ी बात है। बड़ी बात है, हम उम्मीदें भी हैं और हम चाहेंगे कि जिस मुश्किल में इस वक्त मुल्क और मुल्क कौम के लोग हैं, तो लोग फील्ड मार्शल आसिम अली साहब की तरफ देख रहे हैं, और सिर्फ देख ही नहीं रहे हैं, उम्मीदें भी लगा रहे हैं। और यकीन जानिए कराची वो शहर है, मैं समझता हूँ कि जब जिसने इसके लिए बात की है कि उसके लिए खड़ा हुआ है और उसको याद रखा है। आपकी नज़र में बेहतरीन चीफ मिनिस्टर कौन है पाकिस्तान का? मरियम नवाज। यार तुम्हें एक बात बताऊं, बुरी दो राय की है। मरियम नवाज पंजाब की चीफ मिनिस्टर है, आने से पहले ना लोगों ने उस पर शदीद तनकीद की, आज भी तनकीद की है, मगर उस खातून ने ना ये साबित किया है कि इतनी तनकीद, शदीद इख्तिलाफात और एक औरत हो गए, इतने खतरनाक ट्रस्ट सिस्टम जहाँ पर हर दूसरा तीसरा बंदा खाने को, और पंजाब के अंदर भी कोई सोने की जो वो कहते हैं ना दूध की नहर नहीं बहेगी,
वहाँ क्रिमिनल माइंडसेट के लोग, जागीरदार चौधराहट सिस्टम जो था वो आप अंदाजा नहीं कर सकते किस लेवल का है। वहाँ लेते मुस्तानी हुई तो उस पर नकेल डालना सीसीडी के जरिए कोई मामूली चीज नहीं है। वहाँ के बड़े बड़े तुरंत खां अपने असले जमा कराने पर आ जाएं, रियासत की रिट कायम होती दिखाई दे, एक आम आदमी के दिल से खौफ निकले, वो इतनी एम्पावर अगर सीसीडी को हुई है तो वो मरीम नवाज की वजह से हुई। वहाँ पर मैं कहता हूँ कि कुछ बेहतरी नजर आना शुरू हुई है। जो पॉपुलर शहर हैं वो शहर की असल हालत में दिखना शुरू हुए हैं। वहाँ की ब्यूरोक्रेसी को कहीं ना कहीं लगा है ब्रेक कि भाई अब इतनी आराम से हम अपनी मनमानी नहीं कर सकते। किसी का ऊपर होने का खौफ महसूस हो रहा है तो वो मरीम नवाज हमारे चीफ मिनिस्टर साहब, मैं बड़े हाथ जोड़ के कहता हूँ, कोई खौफ नहीं है सिस्टम, बड़े बड़े वडेरे और यहाँ पर जितने जागीरदार हैं उनको कोई खौफ नहीं है सीएम साहब का। मैं पूरी खुल के बोल रहा हूँ, वरना ये हाल नहीं हो रहा होता। ये बदमाश ऐसे घूम घूम के नहीं मार रहे होते। कराची जैसे मेट्रोपॉलिटन सिंध के दारुल खिलाफा में इस तरह चोरियां डकैतियां और ये सिस्टम नहीं हो रहा होता। खुलेआम लैंड ग्रैबर्स नहीं घूम रहे होते। ये नहीं हो रहा था अगर चीफ मिनिस्टर सिंह मुराद अली शाह साहब की यूनिट और उनका कोई खौफ होता। मैं चाहूँगा कि अपना खौफ मरीम नवाज साहिबा की तरह जो है वो बनाए, ताकि एक आम आदमी को तहफ़्फ़ुज़ महसूस हो। और अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप माइक लेके निकल जाएं, एक आम आदमी से पूछ लो इस गली के अंदर 5 मिनट तुम अकेले खड़े हो सकते हो, तुम्हें जो है वो कितना खौफ महसूस होगा वो बता देगा। नहीं भाई, ठीक है। तो ये मैं खुद अभी लाहौर में था, थोड़े से पहले मोबाइल हर कुछ लेके मैं सुकून से घूम रहा था। और हालांकि मुझे वहाँ की किसी लोगों ने बोला कि यार आप इस एरिया में आए हो ऐसे घूम रहे हो, और हम बाइक पे मतलब हम कराची वाले के यहीं पे भी चले जाए हम तो अपनी हरकतें वही रखते हैं ना। बिल्कुल बाइक पे हम 3 लोग बैठे हुए, मोबाइल हमारे हाथ में, हम खुले घूम रहे हैं, हमें पता है यार नहीं छिनेगा, और अगर छिनेगा तो कैमरे लगे हुए हैं, कोई ना कोई रिकवर करवा के दे देगा। लेकिन यही कराची है, मैं अपनी गली में नहीं खड़ा हो सकता। नहीं हो सकते, घर की दहलीज पे लोग लुट जाते हैं। हम सीसीटीवी हमारे पास आती है कि चला दो कोई लुट गए, और यहाँ से एक दफा नहीं लुटते ना। एक बंदा मैंने तो हफ्ते में 3 दफा लुटते हुए देखा, वो खबरें जो हमारे पास पड़ी हुई एक हफ्ते के अंदर अंदर। क्योंकि गाड़ियाँ चोरी हो जाती है, लाखों रुपए की गाड़ियाँ चोरी थे, लोग रुल रहे, लोग कह रहे हैं यार जमा पूंजी करके एक इज्जत के साथ इन बड़े गड्ढों से बच सके, कुछ फैमिली को आराम दे सके, तो कोई गाड़ी चलाता है, गाड़ी ले जाता है, उससे एफआईआर हाथ में छोड़ देते, ये पकड़ा दे, मिल गई तो मिल गई। और सबको पता है आपके रास्ते कहाँ जा रही है, कौन से रास्तों से जा रही है, सबको पता है। इंडस्ट्री में बेहतरीन दोस्त किसको बनाया, कैसे बनाया, कौन पाया या नहीं बनते? फील्ड वाले जो बेहतरीन दोस्त होंगे ना, जो आपको सिखाते हैं कि यार ऐसे चलो ऐसे चलो। यार इंडस्ट्री बड़ी बेरहम है, ठीक है। सुलेमान साहब हमारा एक बहुत पिछड़ा भाई है, जीरो का मुद्दा है। सदाम फैलाशनी हमारा प्यारा भाई है, वो अमेरिका में मिलता है। और नहीं यार, पर तुम ऐसा सवाल करो बहुत सारे लोग नाराज हो जाएंगे। असल में मसला ये, बहुत सारे लोग हैं, अगर मैं किसी का नाम नहीं ले रहा तो प्लीज, मगर मैं बड़ा महबूब हूँ इंडस्ट्री के अंदर, मतलब सबसे बातचीत मगर बहुत महदूद रखता हूँ, मतलब ज़्यादा, मतलब एक होता है कि ये मेरा मेंटोर है, इसने मुझे ये कुछ सिखाया, या सबसे थोड़ा वक्त हालात बड़ा सिखाया है। अच्छा, वैसे हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में दोस्तों ने नहीं, मुझे इस फील्ड के अंदर मेरे दुश्मन तो बड़ा सिखाया। तो दुश्मनों से दोस्तियां कर ली आपको? नहीं, मैं दुश्मन नहीं स्टिंग बसता। हाँ, मैं किनारा कुछ चीज़ की याद करने का, ठीक है तुमने कदा बुरा किया, मैं नहीं करा कुछ बुरा, बट मैं किनारा कुछ अल्लाह मेरी याद है। मैं दोस्त जब वो दुश्मन कभी बहुत भी रहे होते हैं तो अब क्या उनके साथ छोड़ेंगे, किनारा कुछ सीखता है, तो ये फैक्ट है। मैं नहीं उलझता, मैं बैठना छोड़ दूंगा उनके साथ, वो करना छोड़ दूंगा, मैं अपने काम में लगा रहूँगा, बजाय उस पर मेहनत करने के मैं अपनी रफ्तार क्लियर कर दूंगा जो उसका जिसकी लकीर छुप। अच्छा, एंटरटेनमेंट में जैसे हम लोगों के पास तो पेमेंट्स तो बड़ा मसले मसाइल होते हैं, और आप लोगों के पास भी काफ़ी मसले मसाइल तो रहते हैं। हमारे पास हमारे रिपोर्टर्स के साथ तो ये मामला रहता है कि ये क्या आप लोगों के ऊपर की या नीचे कमाई हो जाती है। रिपोर्टर के साथ तो ये मामला रहता है यार, ये तो मामला तो तुम लोग खुद ही देख लोगे ना, हमारे साथ ये मामला रहते हैं। और इंडस्ट्री के अंदर मसाइल भी हैं, और अब मैं ये समझता हूँ कि डिजिटल की तरफ दुनिया जा रही है, तो अगर आज इसके ऊपर सीनेदार नहीं किया तो ये बड़ा एक मामला है। दूसरा, ये मेरे लिए तो पैशन है, मैं अपनी बात करूँ ना, तो जब मैं 24 न्यूज़ चैनल में था तो मैंने उस दिन तय कर लिया था कि मीडिया इंडस्ट्री की जो तत्काल उससे रियायत कहना है, कुछ और काम जरूर करना, साइड कुछ भी कर लेना,
इसकी तनख्वाह पे रहा नहीं करना, वरना आप अपने बच्चों के साथ, इतने लोगों के साथ, इतने घर वालों के साथ बड़ा जिम्मेदार। तो हाँ, वो मेरे जहन में बिठाया हुआ था। तो उस सोच के हिसाब से मुझे ये फ़ायदा हुआ कि जब मैं इस पर रिलाई नहीं करता, मेरी बात समझ रहे हैं, जब रिलाई नहीं करता ना मेंटली तो फिर अभी लोग नीचे कमेंट में कर रहे हैं फिर सोर्स कहाँ से आती है, फिर इनकम कहाँ से आती है। काम मिले यार, बहुत सारे वो काम हम कर रहे होते हैं, वो काम होते हैं बहुत। डिजिटल को किस तरह देख रहे हैं अभी आप आने वाली चीजें, जैसे वो चल रहा होता है बीच में वो की खबर बोली तुम्हारे गवादे नेशनल मीडिया आएगी, सोशल मीडिया पर वो भी क्या छुआ है, आप कितना ही पैसा लगा दे, पॉलिटिकल पार्टीज कितनी ही ताकत से पैसा लगा दे, पूरे चैनल खरीद लें, खबर नहीं रुक। डिजिटल से ये हो गया कि अब दूध का दूध, पानी का पानी, सब कुछ मेरे ख्याल से सामने ही है। अच्छा, इसके अंदर थोड़ा सा एक मसला है, बहुत सारी फेक खबरें चलती हैं, बहुत सारे फेक कंटेंट भी सामने आ रहे होते हैं, मगर कुछ जिसे कहते हैं ना जो रिकग्नाइज्ड जर्नलिस्ट हैं, आप उनको फॉलो करें, खबर नहीं यानी ना मकसद है मेरी खबर मेरा चैनल नहीं चलाता, मैं सोशल मीडिया पे डाल दूंगा, बड़ी बड़ी खबरें भी हैं, बड़ी मैं तुम्हें एक बात बताऊं कि किमाड़ी की बहुत ताकतवर शख्सियत के बहुत फ्रंट मैन जो है वो उड़ जाता है, खबर नहीं चल रही थी आगे पीछे, मैं चला गया पॉडकास्ट में लिया, उसने पूरी खोज कर दी है, कोई नहीं कर रहा है, मसला नहीं, ये तो मन में बैठ के क्या कर रहे हैं, हाँ से क्या चार लोग तो नहीं सुन लेंगे, हाँ 4 तो हमारे दोस्त हैं जो सुनिए, वो तो सुन ही लेंगे कि क्या इन्होंने जो है वो मचाया है यार, ये होगा। और मैं बार बार कह रहा हूँ नौजवान रसूल ना उम्मीद नहीं होगा, इसमें ना उम्मीद नहीं होगा। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को कितना फॉलो कर रहा है आजकल, किस तरह ये अभी जो न्यूज़ चल रही थी वो सोशल मीडिया पे जो डेली ट्रेंड्स या चीज़ें चलती होती हैं, जैसे अभी फाद मुस्तफ़ा के चड्डे के ऊपर बेचारों को बहुत ट्रोल किया, फिर उससे पहले सफ़िया जब्बार ने अपना वो स्कर्ट वाला उसके मंगा थे, तो इन सारी चीज़ों पे कुछ तजिया वजिया करते हैं आप या नहीं? यार तजिया वैसे तो मैं नहीं करता, मैं सारे तुम पूछ रहे हो कि वो सहीफा जब्बार है ना नाम, जी सहीफा जब्बार है, वो बेचारी वैसे में उसके साथ मेरे ख्याल से 3-4 कंट्रोवर्सीज एक साथ हो गई। कंट्रोवर्सी नहीं, वो बेचारी थोड़ी सी है, मुझे परेशान नजर आती है थोड़ी सी, वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई मसला है पीछे, कोई मेंटली तौर पे या कोई उस नहीं है। मेरे ख्याल से उसने रेस्टोरेंट भी खोला होगा, तो वो यार मैं मेंटली तौर पे इधर कहीं ना कहीं कनेक्ट। अच्छा, वो उन्होंने रेस्टोरेंट खोला, उन्होंने उसमें भी ब्लेंडर मार दिया, उसके बाद फिर उन्होंने एक ब्लेंडर मार दिया, तो वो मार दिया। कारोबार को वो करे, आज बंदा नया शुरू करता है, नहीं होगी कल कामयाब हो जाएगी, मगर मैं कहता हूँ यार लोगों को उनके हाल पे छोड़ दो ना यार, वो बाल कम कटा रही है, छोड़ दो यार, कटाने दो उसको, बाद सारे हल्ला में हमको बन जाते हैं। नहीं वो उसने वो कर दिया था ना कि पठान वर्कर ज्यादा अच्छे होते हैं, और जो है ना वो यार राय है, सिंधी और पंजाबी एक राय है, लेकिन यहाँ ब्लेंड राय नहीं दे सकते ना, अब ये मसला है ना हमारे। अब यार एक फैक्ट है, मेरी बात सुनो, एक फैक्ट भी है मेरी बात, इसको थोड़ा सा ना इस कौमियत के मामले से निकाल के हम थोड़े नॉर्मल सोचते हैं। आप मुझे बताएं कोई जानदार, कोई मेहनत वाली कोई जॉब आपको करनी हो, आप अपने लिए, सही है, आप अपने लिए कौन सजेस्ट करोगे? ईमानदारी से बता दो, मैं 2 ऑप्शन देता हूँ, उर्दू स्पीकिंग या पश्तो स्पीकिंग, ईमानदारी से बता दो। जो काम में चोरी नहीं करे वो बेचारे वो वही है ना, चोरी एक अलग मामला है, चोर दो मतलब काम चोरी इन द सेंस कि काम चोरी ना करें, काम चोरी ना करें, मेहनत थोड़ी ज्यादा करें, हाँ मेहनत करें, अपनी एफर्ट करें थोड़ा सा। अच्छा देखिए बात, देखो ये वाले मामला हैं, मैं तुम्हें बताऊं, देखो सबका बिल्डअप नेचुरली कैसे, पहाड़ी इलाके के रहने वाले लोग और शहरी इलाकों के रहने वाले लोगों की जो फिजिक है वो बराबर नहीं हो सकती यार। अब सही है ना, मेरे अंदर काहिली थोड़ी ज्यादा होगी क्योंकि भाई मेरा मसला नहीं है, मेरा एनवायरनमेंट मुझे ऐसा मिला है, मुझे माहौल, मुझे जो मौसम है वो ऐसा मिले, मतलब 5 बजे से पहले हमें घर से निकलते हुए मौत आती है क्योंकि धूप हमारा बेड़ा गर्क कर देती है। गाँव जाता हूँ मुख्तलिफ, मैं पहाड़ियों के ऊपर चलता हूँ, जो ऐसा भी हुआ है कि मैं सिर्फ सोचता हूँ एक पहाड़ी से नीचे उतरने का, मैं 15-15, 20-20 दिन ऐसे इलाकों में रहा हूँ कि एक शख्स है वो सामान निकाल के ऊपर नीचे कर रहा है 2-2, 3-3 दफ़ा और कोई मसला नहीं, और मैं सोचते हुए डर रहा हूँ नीचे जाके ऊपर भी आ, नहीं भाई मैं बैठा हूँ। सही बात है, तो यार ये फर्क तो है ना। हम भी 5 साल बाद जब जाते हैं तो हमें आधा घंटा वो हाइकिंग करनी होती है, रत्ती गली ले गया था उधर, हम कुत्ते की तरह सांस हमारा फूल रहा होता है। तौर पे दीगर काम ले लो, तो कोई दिमाग होता है, कोई हाथ होता है, कोई दिल होता है। हाँ सही है, हर किसी की अपनी स्पेशलिटी है, वो उसमें अच्छा है, ठीक है, खाने पकाने में, और इस काम में अगर कोई दूसरी स्पीकिंग कम्युनिटी अच्छी है, इंतजामिया
पढ़ाई और दीगर चीज़ों के अंदर, मैनेजमेंट के अंदर अगर कोई कम्युनिटी है तो कल को आप बोलो यार ये नहीं, कोई मसला नहीं यार, इसको थोड़ा पॉजिटिव भी लेना शुरू करो। ओ भाई हमारी कौमियत के खिलाफ क्यों बात कर दी, ऐसा नहीं उतर जगह। और कोई अगर मौक़िफ़ दे रहा उसके ऊपर तो लॉजिकल मौक़िफ़ है, तो मैक्सिमम अगर आपको राय रखनी है अपनी दलील के ऊपर रहते, दलील दे दो, ख़त्म करो इसको। जो हमारा जो ये हमारे अंदर कौम परस्ती वाले एलिमेंट जो आ रहे हैं ना, अब तो फाद भाई के चड्डे में कौन सी कौम थी, उनके पीछे क्यों पड़ गए साहब? अच्छा वो लिटरली यार मैंने वो देखा नहीं क्या वो फाद मुस्तफ़ा, फाद भाई बहुत अच्छे भाई हैं, सही है, मैंने काम किया उनके साथ। उन्होंने वो शॉर्ट पहना हुआ था यहाँ तक का, नी मतलब घुटने से ऊपर वाला, ठीक है। ओ भाई अंग्रेजों में वही शॉर्ट चलता है। तो वो उस पर कॉमेंट आ गए कि ये अपनी टांगे दिखा रहा है तो कुछ नहीं, शफिया जब्बार ने अपनी टांगे दिखाई तो सारे उसके पीछे पड़ गए, ये नहीं ये नहीं। तो खैर ये सोशल मीडिया बड़ी जंग है। फैमिली वो जैसे वो फैमिली व्लॉगिंग को लेके लोग कहते हैं कि वो अच्छा नहीं है, नहीं, आप क्या कहते हो उसके बारे में? मैं इस पे ये राय रखता हूँ यार, जो जिस हाल में ना उसको उस हाल में रहने दो, खुश नहीं करो, अपने कामों पे तवज्जो करो, अपनी ग्रोथ के ऊपर तवज्जो दो, अपनी चीज़ें हो। हाँ मस्ती मजाक चलता है, थोड़ा बहुत चलता है, मगर इसको हावी नहीं कर लो कि यार आपने सर पे चढ़ गए। ओ भाई अपने काम से काम रखो, अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाओ, तुम सोचो तुम ये काम कैसे बेहतर तरीके से कर सकते हो, तुम आ जाओ ना उधर। अच्छा तुम्हें करना भी नहीं है, तुम्हें सिर्फ बातें भी बनानी है, ठीक है, तो तुम एक तरह से पता है क्या बन गए, तुम उसको प्रोमोटर बन गए उस तरह। क्योंकि सोशल मीडिया की एल्गोरिथम ये कहती है कि जितने तुम कमेंट्स करोगे ना वो पोस्ट उतनी वायरल हो जाएगी, जितनी तुम एंगेजमेंट दोगे ना। तो तुम अगर कोई गलत चीज़ के ऊपर बात भी कर रहे हो ना तो ऑटोमेटिकली तुम एक तरह से उसको सपोर्ट कर रहे हो। मेरी ये राय, जवाब ही नहीं देना बेहतर तो। तुमने जवाब दिया उस गलत चीज़ के ऊपर, अपना रद्देमल दिया, तुमने समझ लो उसको प्रमोट कर दिया। चलें अली भाई, ये बातें तो हमारी ऑफ द कैमरा बहुत चलती रहेंगी। आपने इतना सारा अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब भी अपना ख्याल रखें और अपना कीमती वक्त यहाँ लगाएं। इनसे कोई सवाल जवाब करने तो इनकी प्रोफाइल पे जाके नीचे कमेंट करें, जर्नलिस्ट लिख देना कुछ ना कुछ, बस इनका कुछ ना कुछ तो आपको मिल ही जाएगा। बाकी अपना ख्याल रखें, अपने साथ वालों का ख्याल रखें और सबसे ज़्यादा अपने शहर अपने मुल्क का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।